विजिबिलिटी ठीक है, ओके फाइन। Okay, let's unlock the QA career, top opportunities and trends for you people, and especially this is I just curate this whole presentation and my content for the fresh grads. But other than the fresh grad, अगर किसी का कोई question हो relevant to the QA industry, so we are just open to ask, and I'll happy to explain it. Okay, first of all, this it's a bit introduction from me. मेरी तरफ से ये introduction है कि who I am, because कुछ लोग जो fast के alumni हैं, maybe they know before this session about little bit about me, but I think बाहर के भी कुछ लोग हैं, so I think it's mandatory stuff. So I'm a fast alumni, and myself Amar is a fast alumni, and luckily I am from your campus. Fast campus से हूँ मैं, and my batch was from 2016 to 2020. I guess ये मैं पहले बता चुका हूँ, and I'm an ISTFL. CTFL means ISTQB means International Software Testing Qualification Board, and CTFL means Certified Tester Foundation Level. ये चीज़ें आगे जाके भी आएंगी, और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा आप लोगों को आगे जाके भी एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ के बारे में. And the third one is entrepreneurship from LUMS. This is a course basically जो कि LUMS ने offer किया था, and I think so कि beside your main career, like अगर कोई बंदा QA है like me or someone is developer, so जो diversity of skills है ना, today's era is diversified. It's a need for to have diversified skills if you want to stay relevant, stay active, and stay valued in the market. Otherwise you will be like kicked out. लोग आपको उठा के बाहर फेंक देंगे, and you are just no one, because there are huge number of individuals in the market जो कि बहुत diversified skills लेकर बैठे हुए हैं. और एक मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि never be, जिसको हम ये कहते हैं ना कि the master of all, always be the master of all, never be the jack of one. फिर इसको कहते हैं ना यार, एक चीज पे फोकस कर लो और हर फन मौला नहीं बनना. मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि हर फन मौला ही बनिएगा, कभी भी किसी चीज का स्पेसिफाइड अपने आप को ना रखिएगा, क्योंकि आप अपने आप को स्पेसिफिक करेंगे और हो सकता है आने वाले 2 सालों में 3 सालों में वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाए. जब वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगी ना, तो आपकी स्किल फ्रॉम मे बी $1 million की होगी किसी टाइम पे, लेकिन वो स्किल आपकी बिल्कुल जीरो पे आएगी, बिकॉज यू आर जस्ट गेट इररिलेवेंट फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम द हेड. सो ऑलवेज ट्राई टू बी लाइक के हर फन मौला बने, ताकि मल्टीपल स्किल सेट आपके पास हो. तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो मेरी एक सर्टिफिकेट है, दैट इज आई थिंक वन ऑफ द यू कैन से कि उसका एक बोलता सबूत है. आई ऑलवेज ट्राई टू हैव मल्टीपल डाइवर्सिफाइड स्किल अकॉर्डिंग टू माय इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू माय इंटरेस्ट. नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम कोर्सेरा. ये मैंने किया था करीबन कोई 1-1.5 साल पहले, और उसकी रीज़न करने की ये थी कि जब आप QA में होते हैं ना, तो आपको प्रोजेक्ट को पूरी तरह से ना एक बिगर पिक्चर में देखना होता है. आगे जाके मैं फर्दर डिस्कस करूंगा आपके साथ कि मैनेजमेंट स्किल्स QA के लिए क्यों ज़रूरी हैं और क्यों होनी चाहिए. एटलीस्ट बेसिक लेवल की QA के हाउ नो ज़रूर होनी चाहिए. यू डोंट नीड टू बी अ मास्टर इन दिस, लेकिन you just have to know about this, what is the management skills you need while you are in a QA. So next is web application penetration testing while with Burp Suite from Plural side. Burp Suite का उन लोगों को शायद थोड़ा सा idea हो who are from cyber security background or who have been जिन्होंने हमजा रब्बानी का सेशन अटेंड किया हो. I think बल्कि I believe that this is the one of the industry famous tool जो कि साइबर सिक्योरिटी के लोग यूज़ करते हैं या सिक्योरिटी टेस्टिंग में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ करते हैं. एंड आई बिलीव कि हमजा रब्बानी ने इसके बारे में जरूर बताया होगा. एंड फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन, हमजा रब्बानी इज वन ऑफ माई सीनियर एज वेल. मेरे टाइम पे भी वो थे, काफ़ी अच्छी उनके साथ गपशप रही. तो आई जस्ट केम टू नो अबाउट कि आप लोग उनका सेशन ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं. सो मेरा ख्याल है जिन लोगों ने अटेंड किया होगा उन लोगों को शायद इस बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी. So next is requirement gathering for secure software development from Coursera. This is the जो SE वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शायद ज़्यादा ये रिलेट करने वाली चीज़ होगी, बिकॉज जो रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन या रिक्वायरमेंट गैदरिंग इस तरह का कोर्स होता है. I don't know exactly the title of that course, but I have taken that course as well.
तो एक अच्छा कोर्स था। लेकिन क्योंकि बीइंग अ क्यूए मैंने ये सर्टिफिकेशन इसलिए की थी क्योंकि ना आपको बीइंग अ क्यूए क्लाइंट के साथ कॉल में इन्वॉल्व होना पड़ता है। सो आपको ये क्लाइंट की मेंटालिटी के एग्जैक्टली क्योंकि जो आपके मिड टियर या स्मॉल प्रोजेक्ट्स है ना, उसमें यूजुअली आप लोगों को क्लाइंट यूजुअली, आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम, यूजुअली जो क्लाइंट आपको मिलेगा ना वो नॉन टेक्निकल मिलेगा। इट्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट भी हो सकता है, आई एग्री विद दैट। लेकिन नॉन टेक्निकल क्लाइंट के साथ सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो होती है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, हाउ यू कैन एक्चुअली take that stuff which he actually thinking out the बाहर है, तो I'm thinking that smoothly tackle करने की कोशिश करता हूं। So I think this is the basic stuff from or these are some of the projects or the I have been working. So सबसे पहले Candice, I started from this one. Candice कैंडिस जो है ये एक एजाइल मैनेजमेंट, एजाइल तो स्केल्ड एजाइल जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको recommend करूंगा क्या स्केल्ड एजाइल कोचिंग करते हैं, सो इट हेल्प यू अगर आप। I'm sorry to interrupt you, sir, but your voice is fluctuating and people are complaining in the chat box. So can you please fix this? बता देता हूँ, दे आर एक्चुअली द ह्यूज इंटर रिसोर्स प्लानिंग। तो इंटर रिसोर्स प्लानिंग जो होती है ना वो एक बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें बहुत वास्ट लेवल पे प्लानिंग के लिए वो यूज किए जाते हैं। इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, काफी और चीजें जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं। ओके, आवाज कट रही है। आई एम ऑडिबल नाउ? मेरा ख्याल है मेरी साइड से इंटरनेट कनेक्टिविटी का तो मसला नहीं है, वरना वो पॉपअप आता था आपके पास कि यू आर जस्ट हेलो। Yes, sir, you're audible now, but बीच-बीच में थोड़ा fluctuate हो जाता है। Okay, okay. Okay, let's resume. So कैंडिस में बेसिकली ये था कि उसमें मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो आपको प्रेजेंट क्या कहते हैं, सॉरी प्रेजेंट में कह रहा हूँ, वो एजाइल बेस्ड एक सॉफ्टवेयर था। तो आप लोग इस पर रिसर्च कर सकते हैं। ईआरपी के बारे में मैं आपको बता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रॉसर ऐप। ग्रॉसर ऐप के बारे में कुछ लोगों को आपको पता होगा। ग्रॉसर ऐप वाज अ स्टार्टअप, बट ग्रॉसर ऐप इज स्टिल आई थिंक दे आर ऑपरेशनल इन द मार्केट। तो कुछ लोगों जो है उनका ये परसेप्शन था कि शायद उन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिए, बट रिसेंटली आई गॉट टू नो कि दे आर ऑपरेशनल। बट ऑपरेशन होने के बावजूद भी उनकी कुछ चीजें जो थी, बिकॉज देयर गॉट अ सिचुएशन ओवर देयर जिसकी वजह से लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया था। सो उस टाइम पे मैंने भी, क्योंकि मैं स्विच वैसे भी करना चाह रहा था, सो आई जस्ट मूव आउट फ्रॉम देयर। So Grosser app is basically an e-commerce grocery online store जिससे आप सिर्फ ग्रोसरी ऑनलाइन जो है वो परचेज कर सकते हैं। आई थिंक देयर माइट बी सम अदर स्टोर एज वेल स्पेसिफिक फॉर द ग्रोसरी, बट आई डोंट नो, क्योंकि मेट्रो और इस तरह कारफोर इस तरह के स्टोर आई थिंक दे आल्सो ऑफर मल्टीपल अदर स्टफ जिसमें आपके पास अल्फा होगा। सो देयर इज स्टफ और वो सिर्फ उसी पे फोकस किया करते थे। देन नेक्स्ट इज द कियोस्क। कियोस्क इज लाइक इट्स आई थिंक इट्स 101 कियोस्क, लेकिन इसका जो लोगो है वो उसी तरह से था। इट वाज माय फ्रीलांस क्लाइंट फ्रॉम यूएस, और ये बेसिकली जो बेस था ये करते थे बेस्पोक क्लोथिंग। इसका जो था ना वो एक बिजनेस मॉडल था कि दे आर जस्ट यूज्ड टू मेक क्यूरेट बेस्पोक क्लोथिंग फॉर द कस्टमर्स, और स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए जो है वो ऑर्डर पे इसको तैयार करते थे। तो इनका बैक एंड, इनका सारा जो यूजर बेस था वो काफ़ी बड़ा था। फिर क्लोथिंग की जो इनकी जिसको हम ये कहते हैं आपकी जो एक इन्वेंट्री होती है, उस इन्वेंट्री को सिंक करना, क्योंकि बेसिकली इसका मॉडल इस तरह से था कि मल्टीपल जो इसके वेंडर से उनके प्लेटफॉर्म के साथ ये सिंक किया था। तो इस वजह से उन्होंने जस्ट गॉट हायर्ड मी टू मेक द क्यू स्टफ। नेक्स्ट इज ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी इसमें जिसमें कार्टून है और पीछे कैन एवरीबॉडी टेल मी हु दीज कैरेक्टर्स आर?
आई थिंक इट वुड बी अ वेरी एक जो है ना वो इंटरेक्टिव हो जाएगा एंड आई एम हैप्पी टू नो कि अगर आप लोगों को इन सारे कैरेक्टर्स में से किसी का पता हो, एनीबडी हु इज अ फॉन्ड ऑफ मोबाइल गेमिंग, जिसको खेलने का शौक हो. Slide is not visible. Okay. Now slide is visible. Slide आ रही है नजर आप लोगों को? Okay, fine. Is it visible now still? Okay, I think it's visible now. अच्छा, तो ये कैरेक्टर्स बेसिकली जो है ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग Z&K गेम्स. एक पाकिस्तान में कंपनी है, दैट नेम इज जेनाई टीम सॉल्यूशंस. दे आर एक्चुअली द पायनियर ऑफ मोबाइल गेम्स इन पाकिस्तान. सो ये जो Z&K गेम है ना, ये Z&K गेम काफी मल्टीपल गेम्स हैं इनके पास. Z&K games is actually the specific name for their specific products, जिसमें जो सबसे फेमस है दैट इज स्केरी टीचर. मेरे बैक पे आपको खातून नजर आ रही है पिंक कोट में टाई लगा के. ये कैरेक्टर जो है ना, दिस इज नेम एज स्केरी टीचर, या टीचर भी कहते हैं. तो स्केरी टीचर या टीचर की बेस पे ये कैरेक्टर इनका स्टार्ट हुआ था. तो इसके साथ इन्होंने बाकी कैरेक्टर्स एसोसिएट करके ये जो आगे ये हैं छोटी सी मिस, ये एक कैरेक्टर है फॉर द प्लेयर. ये बच्चा है, ये कैरेक्टर है फॉर द प्लेयर, ये बच्चा कैरेक्टर है फॉर द प्लेयर. सो बेसिकली दे हैव मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स ऑन द प्ले स्टोर एंड ऑन द ऐप स्टोर. तो 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं स्केरी टीचर के. इसी तरह स्केरी रॉबर एक गेम है, स्केरी स्ट्रेंजर एक गेम है. तो दे हैव मल्टीपल गेम्स यू कैन सर्च ओवर द इंटरनेट एज वेल. तो आप इस बारे में जो है ना वो सर्च कर सकते हैं. स्लाइड्स का अगर किसी को इशू आ रहा है तो प्लीज काइंडली बता दें, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरी साइड से तो इट्स प्रेजेंटिंग. ओके फाइन, आई थिंक किसी और को इशू है. ठीक है, ओके. सर क्या पढ़ा रहे हैं, आई एम फ्रॉम चाइना. जो ये कह रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, उसको उर्दू आती है, ऐसा मतलब है. तो वो ये क्यों पूछ रहा है यार. ओके फाइन, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज करंटली आई एम वर्किंग ऑन इवेंट्स. आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं, you will get about it. This is what it's basically platform है. This is the event based platform. ये एक सोशल एप्लीकेशन है. जिस तरह फेसबुक पे आप ग्रुप में आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक पे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस पे आप इवेंट बनाते हैं एंड उसकी टिकट्स होती हैं, और वो टिकट्स आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू परचेज करते हैं. दैट गॉट क्या कहते हैं, उसमें फिर आपको चार्ज होता है, और वो चार्ज जो है वो एडमिन वगैरह को शेयर जाता है. इस तरह से करके पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो चलता है. तो आई थिंक इट्स नॉट लेस देन एंड इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा हो गया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द रोड मैप ऑफ द करियर, क्यूए करियर. क्योंकि बेसिक लोगों का कंसर्न, बल्कि एक्चुअल कंसर्न ही आज के सेशन का ये है कि व्हाट्स एक्चुअली द रोड मैप एंड द करियर मैप जो कोई बच्चा ऑप्ट कर सकता है टू बी इन द क्यूए इंडस्ट्री. सो आई थिंक लेट्स मूव विद दिस. Slides are visible? Just let me know once. Okay, fine. अच्छा, इसमें बेसिकली जो आपको को मैं एक मेजर हाईलाइट, एक बिगर पिक्चर बता रहा हूँ. वी विल डाइव इनटू द ईच ऑफ दिस लाइक मैनुअल क्यूए, ऑटोमेशन क्यूए, विल डाइव इनटू इट. लेकिन जस्ट गिव मी अ बिगर पिक्चर. बेसिकली इंडस्ट्री में इस वक्त अगर मैं आपको लोकल इंडस्ट्री की बात करूँ ना, या एक इंटरनेशनल इंडस्ट्री की भी बात करूँ, जस्ट if we just expect the just we obsolete the AI stuff and the DevOps tester as well. तो उसके अलावा तकरीबन आप लोगों को मैं सारी हाईलाइट्स उसके बारे में भी हम बात करेंगे. बट उसके बारे में हम किस तरह बात करेंगे, आई लेट यू नो इन द अपकमिंग सेशन. आगे फर्दर इसके बारे में बात करेंगे. मैनुअल टेस्टर एक क्यूए इंजीनियर जो है इंडस्ट्री में इस वक्त उसकी पोजीशन है. फिर एक हमारे पास आता है क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर. देन वी विल हैव द हाइब्रिड पोजीशन which is both manual and automation, and then we'll have the security and penetration testing, which is also you can say the ethical hacking stuff. तो साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं वो इस इंडस्ट्री में भी जाते हैं,
और कुछ साइबर सिक्योरिटी के लोग सिंपल ऑटोमेशन या परफॉर्मेंस टेस्टिंग की तरफ भी जाते हैं. द सेकंड लास्ट इज द परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड देन द डेवऑप्स टेस्टिंग. अच्छा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग का जो एक अगर मैं ये कहूँगा ना कि एक बूम थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है. That is like more likely from local region बात कर रहा हूँ. From 2022 20 टेस्टर जो था ना वो क्या कहते हैं इतना शायद मे बी डिमांड में ना हो. ओके, थोड़ा स्लो बोल रहे हैं. ओके ओके, आई ट्राई जस्ट मेक इट स्लो. ओके, सो जो परफॉर्मेंस टेस्टर के बारे में हम बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंस टेस्टर जो है स्पेसिफिक लोग हायर नहीं करते थे. वो एक मैनुअल टेस्टर हायर कर लिया या ऑटोमेशन हायर कर लिया और उसी का जो एक साइड रोल होता था या उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी इंक्लूड होती थी. दैट इज यूज्ड विद सम काइंड ऑफ टूल्स और ट्रिक्स और जो उसकी स्किल सेट है वो एड ऑन होते थे. लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी जो पेनिट्रेशन या सिक्योरिटी टेस्टिंग है वो और आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, दिस हैज बीन नाउ बिकम द फुल फ्लेज इंडस्ट्री. फुल फ्लेज पोजीशन बन चुकी है ये. और नाउ पीपल आर स्पेसिफिकली हायरिंग फॉर द सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड स्पेसिफिकली हायरिंग फॉर द परफॉर्मेंस इंजीनियर्स एज वेल. कुछ कंपनीज हैं बिकॉज विद द आर ऑफ विद नीड ऑफ एन आर, तो उसके हिसाब से चीजें जो है वो इवॉल्व करती हैं. सो आई जस्ट हैव एक्सप्लेन कि जैसे जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया, अगर आप अपने आप को मल्टीपल स्किल सेट के साथ या डाइवर्सिफाइड स्किल सेट के साथ नहीं रखेंगे तो आई थिंक क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, इसको मैं फॉर्चुनेट कहूँ या इसको मैं अनफॉर्चुनेट कहूँ, दोनों तरफ से आप समझ लें कि इट्स अ वेरी रैपिड चेंज. इस रैपिड चेंज इज इन ए स्मॉल टाइम. सो ये एक बिगर पिक्चर थी. नेक्स्ट मूव टू थिंक द मैनुअल टेस्टर. अच्छा, मैनुअल टेस्टर जो है ना, मैनुअल टेस्टिंग इज लाइक द बेसिक लेवल ऑफ टेस्टिंग जो जिससे यूजुअली लोग स्टार्ट करते हैं. ये मैं इसको आल्सो स्टार्टेड, वो आज बताऊंगा. तो उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन. हम उसको भी कैटर कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो थ्रू आई थिंक फ्रॉम दिस थिंग. सबसे पहले मैनुअल टेस्टर, बीइंग अ मैनुअल टेस्टर, अगर मैनुअल क्यूइंग टेस्टर बनते हैं तो एंड डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज मैनुअल टेस्टिंग जब करते हैं ना तो इज आप पे डिपेंडेंट. यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग. अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट है ना वो आपके ऊपर आएगा. तो आप अगर कुछ खराब करते हैं तो अल्टीमेटली यू आर द रिस्पॉन्सिबल. Guys, I think our host is facing some technical issues, so just please Am I be with audible now? us. Yes, sir, you're audible. ओके फाइन. आई डोंट नो मेरे इंटरनेट को क्या इशू है. इट्स वर्किंग ऑलवेज फाइन. पता नहीं आज क्या मसला था. खैर एनीवेज वी आर बैक. जस्ट प्रेजेंटिंग अ स्लाइड इन अ मिनट.
ओके, इज इट विजिबल? ओके फाइन। अच्छा, तो मैनुअल अटेंशन टू डिटेल की हम बात कर रहे थे। तो अटेंशन टू डिटेल कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि कुछ भी ऑटोमेट नहीं हो रहा, तो ऑलवेज ऑल द स्टफ इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन माइंड एंड द ह्यूमन अटेंशन। सो जिस तरह से आप खुद करेंगे, जो भी काम आप खुद कर रहे होंगे, अल्टीमेटली वही जो है ना उस प्रोसेस का पार्ट बनेगा, और उसी की बेस पे आप जज कर सकेंगे कि यार कितना बेहतर आपने टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म की है। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स। अच्छा, एनालिटिकल स्किल्स जो है ना, जिस तरह से आपकी अटेंशन टू डिटेल जरूरी है ना, उसी तरह से एनालिटिकल स्किल्स भी जरूरी हैं। और एनालिटिकल स्किल्स के लिए मैं आपको एक और बात बता दूं, दिस इज नॉट स्पेसिफिक फॉर द क्यूए इंजीनियर्स, दिस इज अ शुड हैव स्किल, अ मस्ट हैव स्किल फॉर ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। और उसकी रीजन ये है कि आप किसी भी इंटरव्यू में अपीयर हो जाएं, इज इट विल इट बी फॉर द डेवलपर्स, या वो किसी क्यूए इंजीनियर के लिए हो, या वो किसी प्रोग्राम मैनेजमेंट पोजीशन, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए ऑब्सोल्यूट भी कर दें, तो क्योंकि उसमें होते ही इसी तरह के क्वेश्चन एनालिटिकल बेस्ड। तो बाकी जो चीज़ें जितनी भी हैं ना आपकी, उसमें हमेशा आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स है ना, उसको प्रेफर किया जाता है, उसको जज किया जाता है, उसके एनालिटिकल स्किल की बेस पे आपको एनालाइज किया जाता है। और अल्टीमेटली आप ये देख रहे होंगे कि बेशक ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद आपका एनालिटिकल स्किल्स से रिलेटेड कोई भी ऐसा सच ऑपरेशन ना हो, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, लेकिन एक जो माइंडसेट डेवलप होता है ना आपका एनालिटिकल स्किल्स की बेस पे, उस माइंडसेट को रिटेन करना और उस माइंडसेट को शार्प करना, दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट द कंपनीज एंड योर एम्प्लॉयर नीड। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, अगर मैं ये कहूँ, इट्स द बैकबोन ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, तो इट वोंट बी लाइक, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आप मैनुअल टेस्टिंग में से हर चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं टिल नाउ, लेकिन आप एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग को ऑटोमेट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न मैं आपको दे देता हूँ। एक्सप्लोरेटरी जो है ना, वो ह्यूमन माइंड ने खुद से एक्सप्लोर करना है इन द सिस्टम, और खुद से सिनेरियो बिल्ड करना है कि यार क्या चीज़ किस तरह से सिनेरियो से मैं चलाऊँ तो सिस्टम जो है वो फ्लॉ कर सकता है, सिस्टम एरर दे सकता है, सिस्टम क्रैश कर सकता है, या ऐप क्रैश कर सकती है। तो ये एक्सप्लोरेटरी जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, जब भी आप कल को इंडस्ट्री में जाएं, एंड आई होप आई प्रे फॉर यू कि आपको अच्छी पोजीशंस मिले, यू विल सी कि आपको कोई भी नया फीचर दिया जाएगा ना, सबसे पहले आपको कहा जाएगा इसकी एक्सप्लोरेटरी करें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो किसी भी फीचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश होती है ना, उसको एक्सप्लोरेटरी भी कहा जाता है, और ये वाइस वर्सा चीज़ें चलती हैं। जब आप ये काम करेंगे ना, तो क्यूए इंजीनियर का जो एक्चुअल काम होता है ना, वो ये नहीं होता कि वो टेस्टिंग करे। क्यूए इंजीनियर का एक्चुअल काम होता है कि उसके पास मैक्सिमम सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब कि ही इज और शी इज द पर्सन who has the maximum knowledge understanding of the system, that how system works, किस जगह पे क्या हम इनपुट करेंगे, क्या सिनेरियो बनाएंगे तो सिस्टम क्या बिहेव करिएगा। अगर पूरी टीम में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का क्यूए को नहीं पता, तो आई थिंक दिस इज़ अ फ्लॉ फ्रॉम द क्यूए। और ये क्यूए, फिर वो क्यूए नहीं है, फिर वो शायद कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यूए का नॉलेज ही तो बग्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर आपको सिस्टम के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, डीप डाउन आपने सिस्टम में डिगिंग नहीं की, आपने सिस्टम में, अगर मैं ये कहूँगा किसी भी एप्लीकेशन में आपने डीप डाउन डिगिंग नहीं की, तो ऑब्वियस बात है आपको सिस्टम के बारे में कोई डीप नॉलेज नहीं होगी, एंड दैट्स द रीज़न जिसकी वजह से आप उस सिस्टम में शायद बहुत सीवियर लेवल के बग्स भी ना निकाल सकें। So to make the system more efficient, to make the system more accurate, you have to take the as much knowledge as you can for the system, for the application, ताकि एंड यूजर के लिए वो प्रॉब्लम ना बने जो आप फेस करके पहले से ही फिक्स करवा दें। अच्छा, नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में यूजुअली आपको जो टाइप्स सुनने को मिलेंगी, दैट इज द स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, यूजिबिलिटी टेस्टिंग, यूआई यूएक्स, और उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल इज अ टर्म जो कि स्पेसिफिकली क्यू इंजीनियर्स के लिए या टेस्टिंग की फील्ड में यूज होती है। तो थोड़ी थोड़ी मैं आपको ये टेस्टिंग की टाइप्स हैं इसके बारे में भी हाईलाइट दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्मोक टेस्टिंग है। स्मोक टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग टाइप जो कि बेसिकली आप कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी जो आपका सिस्टम है उसको डिलीवर करने से पहले एक, जिसको मैं कहता हूँ ना, रैंडम साइकिल चलाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप एक एक चीज़ टेस्ट करें, आप बस एक यूज़र पर्सपेक्टिव से हर फीचर का, हर मॉड्यूल का
अगर लेट्स सपोज एक हमारे पास सिस्टम है जिसके टोटल 25 फीचर है और 5 मॉड्यूल हैं, दैट मीन्स ईच मॉड्यूल कंटेन्स 5 फीचर्स। तो आप हर मॉड्यूल का एक एक दो दो या दो दो तीन तीन फीचर्स टेस्ट चला के देख लेते हैं कि यार, इससे आपको स्मोक टेस्टिंग से आपको बेसिकली आइडिया ये होता है कि द सिस्टम इज वर्किंग इन अ बिगर पिक्चर, सो यू आर जस्ट गेट रिलैक्स्ड और आप सेटिस्फाई हो रहते हो कि यार दिस इज ऑन अ स्पॉट जब हम क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सैनिटी। सैनिटी बिल्कुल आप स्टार्ट में करते हैं, जिसका मैंने आपको एक्सप्लोरेटरी का बताया। आप बिल्कुल स्टार्ट में करते हैं कि यार सिस्टम की सैनिटी टेस्टिंग होती है, जिसमें आपको आइडिया लगता है व्हाट एक्चुअली द सिस्टम इज, फंक्शनल भी है या नहीं है। रिग्रेशन टेस्टिंग इज कि जब आपका पूरा सिस्टम, लेट सपोज आपने 2 मॉड्यूल्स या 2 फीचर्स डिलीवर करने थे, आपने इंडिविजुअली दोनों फीचर्स को टेस्ट कर लिया, फिर इन दोनों की इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर ली कि आपस में भी इंटीग्रेट होकर भी वो ठीक चलते हैं। देन if when you will get done with these testing, तो at the end आप क्या करते हैं, आप पूरे सिस्टम की रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग में आप सिस्टम का एक एक मॉड्यूल, एक एक फंक्शनैलिटी, एक एक चीज को टेस्ट करते हैं और चला के वेरीफाई करते हैं कि सिस्टम, द होल सिस्टम इज वर्किंग। और सिस्टम, बड़े फीचर्स, बड़ी एप्लीकेशन कभी भी रिग्रेशन टेस्टिंग के बगैर डिलीवर नहीं होती। ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। ये मैंने टाइप्स लिखी है टेस्टिंग की। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है ना वो आस्क क्वेश्चन इन द इंटरव्यू फ्रॉम द क्यूएस, फ्रेशी स्पेशली। तो जब आपसे पूछेंगे ना रिग्रेशन टेस्टिंग किस वक्त करते हैं या क्या करते हैं, तो दिस इज द टेस्टिंग जो आप बिल्कुल लास्ट पे करते हैं। स्मोक से पहले कर सकते हैं रिग्रेशन, स्मोक लास्ट पे की जा सकती है। लेकिन रिग्रेशन टेस्टिंग के बगैर अगर आप सॉफ्टवेयर डिलीवर करने की बात करेंगे ना, तो कोई भी एम्प्लॉयर जो है या कोई भी इंटरव्यूअर जो है ना, वो अगला क्वेश्चन भी शायद आपसे ना करे और आपको दरवाजे का रास्ता दिखा दे। बिकॉज रिग्रेशन के बगैर जब आप सिस्टम डिलीवर करने की बात करते हैं, दैट मीन्स के यू आर जस्ट थ्रोइंग अवे द सिस्टम। आप उसको अपनी तरफ से वेरीफाई नहीं कर रहे, बस फेंकने की कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फंक्शनल टेस्टिंग। अच्छा, फंक्शनल टेस्टिंग जो है ना, वो बाकी चीज़ों में क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती ही फंक्शनल टेस्टिंग है। ऑब्वियस बात है, आपके पास एक व्हाट्सएप की लेट्स सपोज एप्लीकेशन आई है टेस्टिंग के लिए, आप कहते हैं यार मैसेज ही सेंड नहीं हो रहा है, मैं यूआई का देखूं। आप कहते हैं यार वीडियो कॉल ही नहीं हो रही, मैं यूआई का देखूं। आप कहते हैं सेटिंग्स में मैं प्रोफाइल पिक्चर ही चेंज नहीं कर पा रहा, तो मैं ये कैसे देखूं कि यार सिस्टम की यूआई कितनी अच्छी है, सिस्टम कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, सिस्टम कितना इंटरेक्टिव है, यूजरेबिलिटी क्या है। तो आप चीज़ों को फंक्शनल के बाद ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। या फंक्शनल से पहले डिज़ाइन देखा जाता है कि फिग्मा में आप डिज़ाइन चेक कर सकते हैं कि हाउ दिस एप्लीकेशन विल लुक लाइक जब ये बन जाएगी। सो नेक्स्ट इज यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी बेसिकली आप एक एंड यूजर के परस्पेक्टिव से देखते हैं कि एंड यूजर जब यूज़ करेगा तो वो किस तरह से इस एप्लीकेशन को परसीव करेगा। क्योंकि क्यूए का जो माइंडसेट है ना, एग्जैक्टली यू हैव टू रेप्लिकेट योर माइंडसेट टू द माइंडसेट ऑफ द एंड यूजर, बिकॉज यही एक तरीका है जिससे आपको पता चलेगा कि एंड यूजर के पेन पॉइंट्स क्या हैं, एंड देन विल मेक दैट स्पेसिफिक स्टफ जिससे यूजर के पेन पॉइंट्स आप टेस्टिंग साइकिल में, अल्फा बीटा टेस्टिंग में जो है उसको रिजॉल्व कर दें। नेक्स्ट इज यूआई यूएक्स। यूआई यूएक्स बेसिकली आपका यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस है। यूजुअली लोग जो है फिग्मा, जैसे इस वक्त मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है कि हम लोग पहले फिग्मा पे डिज़ाइन हमें मिल जाता है बिफोर वी गेट द फंक्शनैलिटी। सो हम उसे पहले टेस्ट कर लेते हैं, जब हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको प्रोजेक्ट करते हुए किसी भी एप्लीकेशन का काफ़ी टाइम हो जाता है या कुछ टाइम हो जाता है, तो यू विल गेट एन आइडिया, अच्छा यार इस फ्लो में, इस एप्लीकेशन के फ्लो में कौन सी चीज़ मिसिंग है या कौन सी चीज़ आनी चाहिए और वो यहाँ पे हम लोग मिस कर रहे हैं। सो उससे आपको आइडिया होता है। तो यूआई यूएक्स वो भी हो सकता है, या दूसरा यूआई यूएक्स जो है ना, वो एप्लीकेशन जब आपको फंक्शनल मिल जाती है उसमें भी आप देख लेते हैं कि अच्छा यार यूजेबिलिटी के ये मसले हैं, ये यूज़र एंड के ये इश्यूज हैं, यहाँ पे यूआई बेहतर हो सकती है, तो वो चीज़ें आप करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट्स द करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर द मैनुअल क्यूए। सो स्टार्ट में आप क्यूए टेस्टर होते हैं या क्यूए इंजीनियर होते हैं। कुछ लोग इसको एसोसिएट क्यूए इंजीनियर भी बोलते हैं, कुछ लोग स्पेसिफिक सिंपल टर्म भी यूज़ करते हैं क्यूए इंजीनियर। सो उसके बाद जो एक नॉर्मल लाइफ स्पैन है क्यूए टेस्टर का, जिस पे आप क्यूए टेस्टर रहते हैं, दैट इज फ्रॉम बिगिनर लेवल टू अप टू 3 to 5 years। कुछ लोग कुछ कंपनीज हैं जो 3 साल बाद आपको सीनियर क्यूए इंजीनियर या क्यूए टेस्टर पे प्रमोट करती हैं। कुछ जगह पे आप 5 साल बाद तो सीनियर पोजीशन पे प्रमोट होते हैं। सो इट डिपेंड्स, एंड आई थिंक इट्स नॉट मोर अबाउट द पोजीशंस, इट्स मोर अबाउट द एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर, the multiple domain experiences you have, the mindset you have, the skill set you have, and how different vastly you have experienced multiple projects। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, ये बात नोट कर लीजिएगा, आप लोग इंडस्ट्री में भी एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है 10 साल का, लेकिन एक्चुअल में उनका 2 साल से ज़्यादा
का एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने 10 सालों में भी 2 साल से ज़्यादा का काम नहीं किया होता। उन्होंने एक चीज़ स्टार्ट की और उसी पे 10 साल गुजार दिए। ना उनको एक्सपोजर मिला, ना उनको नई चीज़ का एक्सपीरियंस मिला, ना उनको ये पता चला कि इंडस्ट्री में नई चीज़ें क्या निकल रही हैं, नई लर्निंग्स क्या हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, नए स्किल सेट क्या हैं, नए टूल्स क्या हैं। वो 2 साल उन्होंने एक जगह पे लगाए, उसके बाद फर्दर वो उसी में चलते रहे। तो 10 साल उन्होंने चल लिया उसमें। अब कहने को तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्चुअल में 2 साल से ज़्यादा का नहीं है। सो डोंट एक्चुअली कैलकुलेट योर एक्सपीरियंसेस विद द नंबर ऑफ ईयर्स। आपको ये टेक इंडस्ट्री में बहुत कॉमन मिलेगी ये बात जो मैंने अभी आपको बताई है। ऑलवेज फोकस ऑन द न्यू लर्निंग्स, ऑलवेज फोकस ऑन अपस्किलिंग योरसेल्फ। नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें, नई एक्सपोजर लेने की कोशिश करें, नंबर ऑफ ईयर्स काउंट ना करें, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स अगर आप काउंट करेंगे ना, यू विल जस्ट गेट ऑब्सोलीट फ्रॉम द मार्केट इन वेरी फ्यू ईयर्स। उसके बाद शायद आपको कोई बंदा पूछे ना। सो नेक्स्ट इज क्यूए लीड। क्यूए लीड बेसिकली पोजीशन इज मोस्ट लाइकली जिसमें आप टेक्निकल स्टफ को मैनेज कर रहे होते हैं, टेस्टिंग कम कर रहे होते हैं, और जो आपके अंडर रिसोर्सेज होते हैं, देयर माइट बी 2 रिसोर्सेज, 3 रिसोर्सेज, 10 लोगों की टीम भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली आपके पास क्यूए लीड के पास जो टीम होती है ना, वो 10 या अंडर 10 की होती है। यूजुअली ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि उससे ऊपर की जब रिसोर्सेज आते हैं ना आपके पास, सो जो क्यूए लीड होता है ना, यूजुअली दैट पर्सन गॉट प्रमोटेड टू क्यूए मैनेजर, और फिर क्यूए मैनेजर के अंडर मल्टीपल क्यूए टीम लीड्स हो सकते हैं। तो दिस इज हाउ द होल जो आपका मैनुअल क्यूए का रोड मैप है, ये आपके लिए होगा। इफ एनीबडी हैव स्पेसिफिक क्वेश्चन रिगार्डिंग द मैनुअल क्यूए रोड मैप, तो वो मेंशन कर सकते हैं इसमें चैट बॉक्स में। अगर तो मुझे लगेगा कि अभी आंसर करना ज़रूरी है, देन आई विल आंसर इट, एंड अदरवाइज वी विल हैव अ Q&A सेशन एट द एंड ऑफ द स्टफ दिस मीटिंग। तो तब भी पूछ सकते हैं। ओके, राजा मंजर, आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन जो है ना मेंशन कर दें। आई विल ट्राई टू मेक इसका आंसर मैं जवाब दे दूँ, क्योंकि अगर छोटी सी चीज़ है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा स्टफ है तो ऑब्वियस बात है कि लास्ट पे ही वो आंसर मैं करूँगा। अच्छा, हफ्सा ने क्वेश्चन किया, फर्स्ट वर्क इन द इंडस्ट्री देन वी अप्लाई फॉर द क्यू इंजीनियर। नहीं, ऐसे नहीं हफ्सा। बेसिकली स्टार्ट में ऑब्वियस बात था, आप जिस पोजीशन के लिए स्टार्ट करेंगे, आप क्यू इंजीनियर की पोजीशन पे ही जो है वो स्टार्ट में जाएंगे, या एसोसिएट क्यू इंजीनियर की पोजीशन पे जाएंगे, तो साथ साथ लर्निंग होती है आपकी। शुरू में तो आप ऑब्वियस बात है एज ए फ्रेश ही जाते हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस किसी और तरह की होती हैं, तो आपका काम भी ऑब्वियस बात है फ्रेश ही की तरह का होता है। कुछ नॉलेज होता है आपके पास चीज़ों का, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कम लोगों के पास होता है। तो स्टार्ट में आप शुरू करते हैं, देन आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, तो वो चीज़ें फिर जो है ना वो प्रमोट होती जाती हैं। ओके, हयान ने क्वेश्चन किया क्यूए इंजीनियर को किस लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना चाहिए। इस बारे में हम आगे बात करेंगे हयान, यू विल गेट एन आंसर अबाउट इट। ओके, आई थिंक जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, हम ऑटोमेशन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, मैनुअल टेस्टिंग के लिए टूल्स चाहिए। दूसरा, राजा मंदिर पूछ रहे हैं हाउ कैन वी क्रिएट अ क्यूए फॉर एनी सर्विस बेस्ड कंपनी वेयर ओनली यूजर स्टोरीज प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट, टिकट बेस्ड सिस्टम। अच्छा राजा, मेरा ख्याल है जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको तो शायद ये बात समझ ना आए। आप आई गेस इंडस्ट्री में कुछ एक्सपीरियंस ले चुके हैं या शायद फ्रीलांस कर चुके हैं, तो आपको थोड़ा सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का आइडिया हो रहा है। विल आंसर दिस क्वेश्चन इन द एंड, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसका जवाब डिस्कशन है काफ़ी। आप बाद में भी लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस ऑन इट, लेकिन लास्ट में हम इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोमेशन क्यू इंजीनियर रोड मैप। अच्छा, ऑटोमेशन की रोड मैप है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस वक्त जब आप क्यूए का नाम लेते हैं ना, या बिकमिंग अ क्यूए का नाम लेते हैं, तो सबसे पहले आपको इंडस्ट्री में जो एक अगर मैं ये कहूँ ना कि एक वर्ड ऑफ माउथ मिलता है, तो वो यही मिलता है कि ऑटोमेशन सीख लो, क्यूए ऑटोमेशन का स्कोप है, ऑटोमेशन में चले जाओ, ऑटोमेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, ऑटोमेशन ऑटोमेशन ऑटोमेशन, ये बात आपको सुनने को मिलेगी। तो इसके बारे में मैंने आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। मैनुअल क्यूए is not dead, but soon it will be if you won't move towards the automation and manual hybrid system। ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा।
कि मैनुअल अभी डेड नहीं है, लेकिन अगर आप मैनुअल के साथ ऑटोमेशन को या किसी और स्किल सेट को ऐड नहीं करेंगे तो सून यू विल बी ऑब्सोलीट फ्रॉम द मार्केट। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। उसकी रीजन ये है कि एआई के आने के बाद ना आप अगले 5 साल का आपको ना क्लियर एक रोड मैप बताता हूँ कि इफ यू आर जस्ट अ क्यूए इंजीनियर, क्यूए मैनुअल इंजीनियर, और ये हर उस बंदे के लिए जो सिर्फ शायद ये सोचा हुआ है कि यार चलो मैनुअल टेस्टिंग कर लेंगे और काम चल जाएगा। तो आई बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू पीपल, अगर आप लोग सिर्फ मैनुअल क्यूए इंजीनियर हैं तो अगले 5 साल में आप मैनुअल क्यूए इंजीनियर नहीं रहेंगे, आप मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाएंगे एंड यू विल गेट नोवेयर। उसकी रीजन ये है कि एआई इतना ऊपर चला जाएगा कि ओनली मैनुअल पोजीशंस जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एआई आपके सिस्टम को आपसे बेहतर समझने लग जाएगा, वो कोड में घुस जाएगा। अभी के लिए एक जो नॉर्मल क्यूए इंजीनियर है, मोस्ट ऑफ देम दे आर यूजुअली गो फॉर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें उनको कोड का नहीं पता होता। व्हाइट बॉक्स में कोड का आपको पता होता है, लेकिन यूजुअली मैनुअल टेस्टर को जो हमारे यहाँ मैनुअल टेस्टर्स देखे जाते हैं उनमें लोगों के पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की ज़्यादा एक्सपर्टीज है रादर देन वाइट बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स में तो आपको कोड का पता ही नहीं है। अब जब एआई आके आपके कोड तक में घुस जाएगा और उसको एलिवेट करेगा और उसकी बेसिस पे आपका फ्रंट एंड सीएसएस का कोड देख रहा है, बूटस्ट्रैप देख रहा है, आपकी एचटीएमएल की फाइल देख रहा है, एक एक चीज़ में वो उसने जाके सारा कुछ देख लिया, तो यू आर जस्ट नो वेयर, क्योंकि वो खुद ही एनालाइज कर देगा अच्छा ये सिस्टम फंक्शनलिटी यहाँ पे इसका टेस्ट केस बनना चाहिए, इसका टेस्ट केस बनना चाहिए। सो मैं डिस्करेज नहीं करूंगा कि आप मैनुअल टेस्टिंग सीखे। जैसे मैंने एक्सप्लोरेटरी की बात की, एक्सप्लोरेटरी इज नो लाइक इट्स नॉट रिप्लेसेबल बाय एआई, एटलीस्ट कोई शॉर्ट टाइम में तो बिल्कुल नहीं। उसकी रीजन ये है कि ह्यूमन माइंड ने ही एआई को डेवलप किया, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है ना आप उसको भी देखिएगा कि नॉट बी जस्ट बीइंग जो क्यूएल मैनुअल है। आई थिंक ऑटोमेशन पे मूव करते हैं। ऑटोमेशन में आप बेसिकली करते क्या हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, कोड टू ऑटोमेट टेस्ट केसेस नॉट टू डेवलप फीचर। एक बात याद रखिएगा कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में ना आपके पास आप फीचर नहीं डेवलप करते, ठीक है। आप बेसिकली ये करते हैं कि आप टेस्ट केस लिखते हैं उसको ऑटोमेट करने के लिए। जो ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट है और जो डेवलपमेंट के स्क्रिप्ट है इन दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। डेवलपमेंट के स्क्रिप्ट और तरह के होते हैं, ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट और तरह के होते हैं, तो इन दोनों में काफी फर्क होता है। एंड इम्प्रूव टेस्टिंग एंड एफिशिएंसी कवरेज आपकी ऑब्वियस बात है इम्प्रूव हो जाती है। एक चीज को जो आपने मैनुअली टेस्ट करना है 4 घंटे लगा के, लेट्स सपोज एक फीचर को, अगर आपको वो फीचर स्टेबल और आप उसको ऑटोमेट कर देंगे तो वो आपका उसकी रिग्रेशन आप साइकिल चला लें ऑटोमेशन के, वो 4 घंटे का काम आपका आधे घंटे में हो जाएगा या शायद इससे भी कम टाइम में हो जाए, क्योंकि सिस्टम ने ऑटोमेट करना है। सिस्टम की स्पीड इतनी तेज है कि आप उसके साथ मीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बंदे ने सवाल किया था अभी पीछे, तो मैंने कहा था कि हम इस बारे में बात करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, सच एज जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, और जो है ना ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा इनअप हो रखी है। और वो कैसे इन है, क्योंकि वो टूल्स में यूज़ होती हैं। कौन से टूल्स? वो टूल्स में आपके पास है सेलेनियम, साइप्रस, एपीएम, प्लेराइट। ये टूल्स और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन दीज आर वन ऑफ द फेमस टूल एंड द मोस्ट यूज्ड टूल इन द मार्केट राइट नाउ। तो इनमें ना आपको घूम फिर के जावा मिलेगी या जावास्क्रिप्ट मिलेगी या पाइथन मिलेगी। सो मैं इनमें से सेलेनियम पे काम कर चुका हूँ, सेलेनियम बेसिक लेवल पे मैंने काम किया है, साइप्रस पे मैंने काफ़ी काम किया है। इसके अलावा प्ले राइट मैंने अभी तक इसको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन मेरी कंपनी में लोग जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में वो लोग कर रहे हैं। एपीएम रिसेंटली मैं सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज वी नीड टू ऑटोमेट द मोबाइल एप्लीकेशंस। सो इस तरह से ये टूल्स जो है ना ये आपको सीखने पड़ेंगे अगर आपने ऑटोमेशन में आना है। तो इसके साथ साथ आपको जो लास्ट पॉइंट है वो है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में होता है कि आप पाइपलाइन एक सेटअप कर देते हैं, जैसे कोड के लिए होता है डेवलपर्स के लिए कि वो सेव करते हैं, वो पुश कर देते हैं जो गिटहब, इसको पाइपलाइन कहते हैं। और इस प्रोसेस को आपकी बेसिकली कहते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। सीआई कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होती है, सीडी इज कंटिन्यूस डेवलपमेंट। सो कंप्लीटली ये कहलाता है सीआई सीडी, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कि आप साथ साथ डेवलप करते जाते हैं और साथ साथ वो पुश होता रहता है। सो नेक्स्ट इज ऑटोमेशन। आपका इसमें रोड मैप क्या है? ऑटोमेशन इंजीनियर हैं आप, सीनियर ऑटोमेशन इंजीनियर हो जाएंगे, फिर ऑटोमेशन लीड हो जाएंगे, फिर ऑटोमेशन सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हैं आप। सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी कुछ लोग बन जाते हैं, कुछ लोग ऑटोमेशन लीड भी बन जाते हैं। सो ये डिपेंड करता है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो
स्पेसिफिक जो ऑटोमेशन की पोजीशंस है ना पूरी QA इंडस्ट्री में, तो आई थिंक दे आर अबाउट 30%, एक मेरा रफ एस्टिमेट है। बाकी जो 70% एरिया है वो मैनुअल या मैनुअल और ऑटोमेशन हाइब्रिड वो है। सो यू कैन से 60-40 मैक्स आप इसे कर सकते हैं, या मेरा एस्टिमेट जो है वो 30-70 का। तो इस तरह से है। नेक्स्ट वो हम मूव करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग पे। अच्छा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि आज से कुछ टाइम पहले तक परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिक इंजीनियर्स हायर नहीं होते थे। ये अगर मैं बात करूँ 2 से 3 साल पहले की, 3 साल पहले की, 2021 तक परफॉर्मेंस टेस्टर स्पेसिफिकली शायद बहुत ही कम पाकिस्तान में कोई बंदा हायर करता हो। लेकिन 2022 से ऑनवर्ड ना ये प्रैक्टिस बढ़ गई। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में जैसे जैसे यूज़र बेस बढ़ती है ना, परफॉर्मेंस टेस्टर्स बढ़ते हैं। जैसे लेट्स सपोज एक सिस्टम है, अब गूगल की वेबसाइट ले लें, बिलियंस ऑफ यूजर्स है मंथली। अब बिलियंस ऑफ यूजर्स मंथली जो है, तो उस हिसाब से आप देखें कि सिस्टम पे, आपके एप्लीकेशन पे, आपके वेब एड्रेस पे, वेबसाइट पे लोड कितना पड़ेगा। जब लोड पड़ेगा तो आपको अल्टीमेटली यूजर्स को भेजने से पहले उसका लोड लेवल टेस्ट करना है, उसको स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है कि अच्छा यार ये परफॉर्म कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जिसपे मंथली यूजर्स जो है वो मिलियंस में, बिलियंस में, उनके लिए फिर परफॉर्मेंस टेस्टर्स जो है वो हायर किए जाते हैं स्पेसिफिकली। तो बेसिकली आपको एवेल्युएट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली आप इसमें कंडक्ट करते हैं अपना लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग और एंड्योरेंस टेस्टिंग। अब एंड्योरेंस टेस्टिंग उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा जो लोग मोबाइल फोन के रिव्यूज वगैरह या टेक गैजेट्स के रिव्यूज वगैरह देखते हैं। तो फिर टेक गैजेट्स के रिव्यूज में एक एंड्योरेंस लेवल की एक बेंचमार्क होता है, जो कि अक्सर जो रिव्यूअर्स हैं वो आपको दिखाते हैं, जो यूट्यूब पे खास तौर पे स्पेसिफिकली जो रिव्यूज देते हैं प्रोडक्ट्स के, टेक गैजेट्स के, एंड्योरेंस टेस्टिंग लेवल भी होते हैं उसमें, तो उनके वो रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें टूल्स जो यूजुअली यूज होते हैं वो है जेमीटर, लोड रनर। ये मार्केट में ट्रेंडिंग में टूल है। इसके अलावा और भी टूल है जो लोग यूज करते हैं, लेकिन दीज आर द टूल्स ऑन द ट्रेंडिंग। जेमीटर मैं खुद भी जो है ना वो यूज कर चुका हूँ, और एक बेसिक लेवल की जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है जिसको आप लोड टेस्टिंग भी कहते हैं, वो आई थिंक QA इंजीनियर्स कर देते हैं, मैं खुद भी कर चुका हूँ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परफॉर्मेंस मैट्रिसेस एंड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप डेवलपर का इंटरव्यू देते हैं, प्रोग्राम मैनेजर का इंटरव्यू देते हैं, आप कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू देते हैं, अल्टीमेटली आपको जो स्किल्स है ना, एनालिटिकल स्किल्स है, इनकी जरूरत पड़नी ही पड़नी है। जो परफॉर्मेंस मैट्रिसेस है ना, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस बेसिकली ये होते हैं कि आपने ग्राफ बनाए होते हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिसेस के बारे में भी आप सर्च कीजिएगा जाके कि आप ग्राफ बनाते हैं कि यार हमारी परफॉर्मेंस डेज वाइज, रिसोर्सेज वाइज और वर्कलोड वाइज कैसी रही। ये डिफरेंट ग्राफ्स आपको मिल जाएंगे। डिफरेंट जिरा भी ऑफर करता है, जिरा जो लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में उनको इस बारे में पता होता है। सो दिस इज हाउ इट गोज। तो नेक्स्ट है आपकी इसमें रोड मैप। अच्छा, रोड मैप परफॉर्मेंस टेस्टर होता है स्टार्ट में, फिर सीनियर परफॉर्मेंस टेस्टर हो जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट लीड हो जाता है। अच्छा, एक मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। जो मेरे मेरे टीम में एक और QA है, अकॉर्डिंग टू दैट QA पर्सन, उन्होंने मुझे बताया कि वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ हिम, वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ हर, वो है परफॉर्मेंस टेस्टर स्पेसिफिक। और मैंने इस तरह का केस ने शायद ये एक सुना हो, या इसके अलावा शायद एक आधा केस और सुना हो। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टेस्टर जो है ना वो मुझे अभी तक बहुत कम देखने को मिले हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि इसका रुझान काफ़ी देर अभी रिसेंटली शुरू हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 साल हुए, लेकिन अब रुझान बढ़ रहा है इसका, और आने वाले वक्तों में और ज़्यादा बढ़ेगा, आई एम टेलिंग यू। तो अगर किसी बंदे का स्पेसिफिक मूड है परफॉर्मेंस टेस्ट में जाने का तो वो जा सकता है। और मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में कोडिंग जितनी ऑटोमेशन में जरूरत होती है, परफॉर्मेंस में उससे कम जरूरत पड़ती है आपको कोडिंग की। लेकिन स्टिल जो लोग शायद ज्यादा कोडिंग नहीं करना चाहते, मेरी सजेशन ये है कि वो ऑटोमेशन की बजाय इसको प्रेफर कर लें, या आगे हम जो सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्कस करेंगे वो उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज उसमें लेस कोडिंग होती है। हर बंदे का अपना अपना प्रेफरेंस है, लोग कोडिंग में नहीं जाना चाहते थे। स्टार्ट में मेरा भी प्रेफरेंस यही होता था कि मैं अगर टेस्टिंग में जा रहा हूँ तो मुझे कोड ना करना पड़े। नाउ आई कैन कोड एज वेल, और आई थिंक दिस ये जरूरत है इस चीज़ की। अच्छा ताहा, आपके भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आप काइंडली जो है ना मेंशन कर दो चैट बॉक्स में, ताकि उसको फिर हम कैटर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी टेस्टिंग रोड मैप। सिक्योरिटी टेस्टिंग को पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं, इसको
साइबर सिक्योरिटी की टर्म में भी यूज किया जाता है। साइबर वाले अक्सर लोग प्रेफर करते हैं टू गो टू बिकम अ सिक्योरिटी टेस्टर। एथिकल हैकर भी लोग सिक्योरिटी टेस्टिंग की बेस पे बनते हैं, बग बाउंटीज भी लोग इसी बेस पे करते हैं। तो बेसिकली जो सिक्योरिटी टेस्टिंग है ना, दिस इज द बेसिक टर्म, द वेरी बेसिक टर्म जो इनिशियल लेवल पे आपको सुनने को मिलेगी जो लोग इस फील्ड में आएंगे। उसके बाद ये सिक्योरिटी टेस्टर भी हो जाता है, या एथिकल हैकर भी बन जाते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे निकल जाते हैं। तो एक बेसिक लेवल की जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग है वो मैंने भी की हुई है, कुछ एक्सपीरियंस मेरा है तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इसका रोड मैप क्या है। अच्छा, आइडेंटिफाइंग वर्नरेबिलिटीज एंड इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। पहला काम ही बेसिकली ये है कि आपने सिस्टम में, एक होती है सिस्टम में बग्स, तो सिस्टम के बग्स है ना वो तो क्यूए निकाल देता है। जो बेसिकली नेटवर्क इश्यूज हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, या डेटा डेटा की जो लीकेज के इश्यूज हैं, या अगर एक नॉर्मल टर्म में आप बात करें, एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ वेरी फेमस, जिसमें कोई भी एथिकल हैकर जो है या कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टर जो है वो आपकी डेटाबेस में पेनिट्रेट कर जाता है। सो एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं उसे। सो जब एसक्यूएल इंजेक्शन की आपके पास जो है वो अटैक होता है ना, तो सबसे पहले आपकी डेटाबेस अफेक्ट होती है। आपका डेटाबेस, आपका डाटा लीक हो सकता है, कस्टमर्स का हो, चाहे वो पासवर्ड्स हो, चाहे वो आपका किसी भी किस्म का डाटा हो। तो वो एन एसक्यूएल इंजेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूज टेक्निक for from the ethical hackers, from the perspective of security testers and penetration testers. Next है penetration testers, vulnerability assessment, security audits. ये लोग vulnerability assessments करते हैं। और अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। सिक्योरिटी टेस्टर्स जो है ना, ये फ्रीलांस भी हायर होते हैं। उसकी रीजन ये, पहले ये टर्म इतनी यूज नहीं होती थी कि फ्रीलांस सिक्योरिटी टेस्टर्स या फ्रीलांस एथिकल हैकर, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सिस्टम्स बढ़ते गए, जैसे मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस टेस्टर्स और लोड टेस्टर्स की जरूरत बढ़ती गई, ऐसे ऐसे ना कई दफा, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट पोजीशन थी ना, जो जहाँ पे मैंने बेसिकली सिक्योरिटी टेस्टिंग की थी, आई वाज नॉट सपोज टू हायर ओवर देयर एज अ सिक्योरिटी टेस्टर। मैं क्यूए इंजीनियर हायर हुआ था, लेकिन मेरे फर्स्ट वीक में हमारा जो चीफ ऑपरेशंस थे उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया कि यार you know about the security testing, and I was just blank about the security testing. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, मुझे कख नहीं पता था कि सिक्योरिटी टेस्टिंग क्या होती है। लेकिन मैंने उनको भी यही बताया, मैं मुझे नहीं पता। कहते हैं यार आप कर लोगे, आपका इंटरेस्ट, आप सर्च कर लो इस बारे में। उन्होंने 2-3 टर्म्स बताई, मुझे कुछ टूल्स बताए उन्होंने, जैसे बर्ब स्वीट इसमें मेंशन है, तो बर्ब स्वीट मैंने यूज किया, काफी यूज किया। तो उसके बारे में फिर मैंने रिसर्च की, एंड आई फाइंड इट वेरी आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग। तो आई जस्ट मेक अ कमिटमेंट के आई डू दिस। तो उसमें फिर उन्होंने मुझे पेड कोर्सेज करवाए, सारा कुछ करवाया, तो आई एक्सपीरियंस अबाउट दिस होल स्टफ। तो बड़ी मजे की चीज है अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आई थिंक। और एक और मैं आपको बात बता दूं, आने वाले टाइम में, जस्ट मार्क माई वर्ड्स, द सिक्योरिटी टेस्टर्स, द साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, the cyber guy or the security guy, the pen tester guy, these positions will be more paid than the normal automation testers. ठीक है, ये आने वाले 5-7 सालों में, 10 सालों में आप देखेंगे there will be huge rise in these positions. और जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं या इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, आई थिंक, बल्कि आई जस्ट बिलीव कि उसको जो है ना वो इस बारे में सोचना चाहिए। कंग्रेचुलेशंस गाइस, Elon Musk just joined us. So, Mr. Elon Musk, we welcome you on board. Okay, Tesla is mine. Okay, thanks. Okay, ये Elon Musk को मैनेज करनी थी, इनसे टेस्ला बुक करवाएं। अगले सेशन में हम टेस्ला के सिक्योरिटी पे और उस पे बात करेंगे, उसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे बात करेंगे, किस लेवल की सिक्योरिटी उन्होंने सेट की हुई। Mr. Elon Musk, we're great to have you on board. अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो है ना वो सिक्योरिटी ऑडिट्स के बारे में और फ्रीलांस इसके बारे में। सो जो लोग जाना चाह रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। अगर मेरी इस टर्म में जितना मुझे नॉलेज है तो मैं आप लोगों की हेल्प भी कर दूंगा बेसिक लेवल पे जितना मुझे पता होगा। लेकिन आई थिंक दिस, मैं तो बिल्कुल एक मॉड्यूल में आपको फ्रॉम द बीइंग क्यूए पर्सपेक्टिव आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आई बिलीव कि हमजा रब्बानी ने इस बारे में काफ़ी डिटेल बात की होगी, बिकॉज उसकी फील्ड है और उन्होंने सारा इस चीज़ को एक्सप्लेन किया होगा, एक्सप्लोर भी किया होगा, उनका मेजर काम ही है। नेक्स्ट टूल्स जो है इस बारे में वो है बर्ब स्वीट एंड ओवास्प ज़ैप। अच्छा, जो बर्ब स्वीट टूल है ना, बर्ब स्वीट इज लाइक एक वो टूल है जो कि वेब बेस्ड टूल है ये, लेकिन ये वाइडली यूज्ड है। मतलब कि मैं अगर ये कहूँगा ना कि ये ऐसा टूल है कि जो बेसिक बंदा बेसिक लेवल पे सिक्योरिटी टेस्टिंग या बर्ब जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीख रहा है ना, आई विल जस्ट रिकमेंड दिस। ये टूल बेसिकली है पोर्ट स्विगर का।
पोर्ट्सफिगर इज अ कंपनी। और एक और मैं आपको बात बताता हूँ, पोर्ट्सफिगर के प्लेटफॉर्म पे बकायदा रोड मैप पड़ा हुआ है और ट्रेनिंग्स पड़ी हुई है छोटे छोटे मॉड्यूल्स में। उसमें वो आपको बर्ब सूट सिखाते भी हैं, उसमें वो आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी सिखाते हैं, और उसमें साथ साथ आपको ये बताते भी हैं कि वल्नरेबिलिटीज फाइंड कैसे करते हैं। सो इफ यू जस्ट साइन अप विद दैट पोर्ट्सफिगर टूल, तो आपको आपको ये समझने कि पोर्ट्सफिगर एकेडमी है एक उनकी, उसमें वो आपको सब कुछ सिखा देंगे, बेसिक से लेवल के लेके ना, आपको टूल सिखाना, चलाना कैसे है, वल्नरेबिलिटीज फाइंड कैसे करनी है, और इसको कैप्चर कैसे करना है, एक एक चीज सिखा देंगे वो आपको। उनकी छोटी छोटी असाइनमेंट्स हैं, जैसे जैसे वो आप असाइनमेंट्स कवर करेंगे तो यू विल गेट एंड लाइक आपको सोवेनियर्स भी मिलते हैं उनसे, उनकी लोगों की, और उनकी बोटल्स आती हैं, टी शर्ट्स आती हैं लोगो प्रिंटेड, इस तरह की काफ़ी चीज़ें वो आपको मिलती हैं। एंड यू विल पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, द बिगर कम्युनिटी, जो कि जिसमें ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। और कम्युनिटीज़ में आप लोगों को अंदाज़ा होगा जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो वो काफ़ी कुछ कम्युनिटीज़ में आपको जो है ना सीखने को मिलता है। मैं चैट बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ कि ये किसका है बेसिकली। एंड दिस इज आई थिंक जो इनका टूल है ना पर्ब सूट, दिस इज पेड, लेकिन जो इनकी एकेडमी है वो शायद वो पेड नहीं है, वो आपको साइन अप करने पे मिल जाएगी। लेकिन इनका एक कम्युनिटी वर्जन है, बर्ब सूट का एक कम्युनिटी वर्जन है, यू कैन यूज दैट वर्जन, वो फ्री में मिल जाता है। और अगर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी की आईडी यूज कर रहे हैं तो आई गेस वो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। इट्स बर्ब सूट बाय पोर्ट्सफिगर, ये आप सर्च कर लीजिएगा। सो आई गेस आप लोगों को जो है ना इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके बारे में मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल इंजेक्शन और मल्टीपल एथिकल हैकिंग में आपको एक बस एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ कि जब मैं ये किया करता था ना, जब मैंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग की थी, तो उस वक्त ना मुझे एक बग मिला था जो कि मेरा पहला बग था बीइंग अ पेनिट्रेशन टेस्टर। वो बड़ा मजे का था, मैंने अपने प्रोडक्ट ओनर को जाके स्पेसिफिकली उस बारे में हाईलाइट दी। वो ये बग था कि इफ अ पर्सन ए गेट्स द लिंक ऑफ द जिरा बोर्ड और सम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोर्ड, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम था इस पे मैं काम कर रहा था कैंडिस, वो एक एजाइल बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल था। तो हर बंदे का बोर्ड अलग अलग था, उसका लिंक अलग से था, और उसकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी थी। तो अगर किसी के पास लेट्स सपोज, अगर मैं बीइंग एन अमार, यहाँ पे हमारे पास ये जो कौन है यूजर, कोई भी ताहा ने अभी लास्ट क्वेश्चन पूछा था, ताहा है, अगर मेरे पास ताहा के बोर्ड का लिंक आ गया, तो अगर मैंने वो कॉपी कर लिया ना अपना यूजर लॉगिन करके, तो मैं डायरेक्टली ताहा के बोर्ड में पेनिट्रेट कर दूंगा और मुझे उनके बोर्ड का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है वो टोकन रिटेन नहीं कर रहा, आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहते हैं इसे, जो XSS है ना, तो एसक्यूएल इंजेक्शन के बाद मैंने मेंशन की भी है टर्म, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मतलब यही होता है कि आप क्रॉस साइट करके ना किसी भी बंदे के या किसी भी यूजर के बोर्ड में, सिस्टम में, या उसके स्पेसिफिक प्रोफाइल में घुस सकते हैं। तो ये एक वल्नरेबिलिटी थी जो मैंने पहली फाइंड आउट की थी, और मुझे इस बारे में उस वक्त काफ़ी खुशी भी थी, काफ़ी प्राउड भी था। लेकिन स्टार्ट में, क्योंकि आप जब छोटी छोटी चीज़ें फाइंड आउट करना शुरू करते हैं ना, तो काफ़ी आप लोगों को आई कैन से कि एक्सपीरियंस के साथ साथ कॉन्फिडेंस मिलता है। और एक इशू हो या एक वल्नरेबिलिटी फाइंड करके जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये वही कॉन्फिडेंस है जो आपको हेलो वर्ल्ड टाइप करके सबसे पहले मिलता है व्हेन यू डिडंट राइट एनी स्क्रिप्ट बिफोर। और जब आप पहला कोड लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का, तो उस पर जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो इसी तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते रहते हैं। फिर देन यू मेक अ ह्यूज सिस्टम, फिर जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे होंगे, पूरे पूरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, इतने ह्यूज नंबर ऑफ कोडिंग कर रहे हैं, तो इसी तरह से जो आप ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसके रोड मैप। अच्छा, रोड मैप में भी ना मैं आपको उसका बता दूं कि टिल नाउ विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड, अगर ऑटोमेशन टेस्टर या नॉर्मल क्यूए टेस्टर 10 चाहिए ना, या 50 चाहिए, तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शायद 2 चाहिए होंगे या 5 चाहिए होंगे। मतलब इट्स अ 1:10 रेशो। ठीक है, लेकिन दे आर वेरी हाईली पेड। अगर ऑन एवरेज एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के साथ ऑटोमेशन या मैनुअल इंजीनियर की सैलरी, लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर 100K है, 1 लाख रुपए सैलरी है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, लोकल मार्केट की, कि अगर मैनुअल या ऑटोमेशन, चलो ऑटोमेशन या मैनुअल को हाइब्रिड कर लेते हैं कि उसको दोनों चीजें आती हैं, अगर उसकी सैलरी है ना 100K, तो विद द सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो आपका साइबर एक्सपर्ट होगा ना, उसकी सैलरी मिनिमम 1.5 लाख होगी। इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। उसी में रीजन आपको बताता हूँ कि एक तो ये कम है मार्केट में,
दूसरी बात ये है कि इनकी डिमांड अभी उस तरह से नहीं बढ़ी, लेकिन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आने वाले 5-7 सालों में, 10 सालों में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, सिक्योरिटी टेस्टर्स की, एथिकल हैकर्स की। तो जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है उस चीज़ के पैसे भी बढ़ते हैं। तो यू कैन लाइक आंखें बंद करके यू कैन कंसिडर दिस, लेकिन सिर्फ पैसे देख के ना किसी भी फील्ड को कंसिडर ना कीजिएगा कभी भी। ये मेरा आपको बरादराना मशवरा भी है, और बीइंग अ सीनियर भी मैं आपको इस चीज़ का मशवरा दूंगा कि कभी भी किसी चीज़ को सिर्फ इसीलिए कंसिडर करना, किसी फील्ड को इसीलिए कंसिडर करना कि इस फील्ड में पैसे हैं, पैसे अच्छे बनेंगे और कमाई अच्छी होगी, ये है वो है, यू विल लॉस योर सेल्फ। आई एम रिपीटिंग अगेन, यू विल लॉस योर सेल्फ। क्योंकि आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आपको खुद को क्या चाहिए। और पैसे कमाते कमाते शायद 2-4 साल 5 साल बाद में आप थक जाएंगे और आप खुद को ग्रो नहीं करवा सकेंगे उस फील्ड में, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपने ये फोकस ही नहीं किया कि यार आपको क्या चाहिए, आप जस्ट पैसे के पीछे गए थे। और शायद अगर वो पैसे, लेट्स सपोज इन अ वेरी ओपन वर्ड्स, कि जैसे टेक्नोलॉजी हमारी इवॉल्व होती है ऐसे टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट भी हो जाती है, ठीक है। शायद कोई 2 बिलियन कोई टेक्नोलॉजी आज से 5 साल पहले बहुत हाईली पेड थी, आज शायद किसी को पता भी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी में ना प्रोडक्ट्स को या टेक्नोलॉजी को या किसी भी चीज़ को ऑब्सोलीट होते हुए टाइम नहीं लगता, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड कनेक्टेड है। आज एक नया टूल आ जाए किसी भी टूल को, उसके मुकाबले का या उसके कंपेटिटर आ जाए, वो एकदम से बहुत चल जाए, तो जो उसका अभी करंट कंपेटिटर है ना, शायद अगले 5 साल बाद, आप 5 साल बाद क्या बल्कि साल बाद शायद लोग नाम भी भूल जाएंगे कि यार अच्छा ये किसके कंपटीशन में ये चीज़ आई थी, और वो जो पुरानी चीज़ थी वो तो ख़त्म ही हो गई। सो अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपनी स्किल्स को एनालाइज कीजिए, अपने इंटरेस्ट को एनालाइज कीजिए, और अपने फ्यूचर को फिर जो है ना वो उसको आप उसको बनाने की कोशिश करें। डायरेक्ट ऐसे छलांग लगाएंगे तो आई गेस नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत जो है ना वो क्वेश्चन है। अच्छा, पहले सबसे पहले इससे पहले मैं मिथ्स अबाउट द क्यूए इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। अगर प्रीवियसली जितना अभी तक हम लोगों ने रोड मैप डिस्कस किए हैं उनमें से किसी का भी आंसर है, कोई क्वेश्चन है, तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप चैट बॉक्स में मेंशन करें, यू कैन लुक इनटू इट। अच्छा, अफसा पूछ रही है हम कैसे डिसाइड करें किस फील्ड में जाएं। अफसा, इस चीज़ के बारे में ना जितनी डिस्कशन की जाए ना कम है, ठीक है। ये आपको ना मैं बता सकता हूँ, ये आपको ना आपके मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर इन योर यूनिवर्सिटी बता सकते हैं, ये ना आपको आपके डायरेक्टर बता सकते हैं, इवन ये आके आपको पेरेंट्स भी नहीं बता सकते। ये आपको खुद डिसाइड करना। यस, वी कैन हेल्प यू। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स आपकी हेल्प जरूर कर सकते हैं टू मेक योर माइंड, योर इंटरेस्ट एनालाइज करने के लिए, आपकी जो डिफरेंट इंटरेस्ट बेस्ड चीजें हैं उन पे आपको मदद कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका ये इंटरेस्ट है या ये इंटरेस्ट है या ये इंटरेस्ट है तो आप ये चूज कर लो। इस तरह करके आप हेल्प कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकती हैं। आप यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी, यू कैन रीच आउट मी ऑन द लिंक्डइन एज वेल। सो जिस बारे में भी आप इस बारे में जो आप डिसाइड करना चाहती हैं, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जिस बारे में पढ़ती है उसमें इंटरेस्ट ग्रो हो जाता है, इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है आपके लिए। अच्छा, मैं आपको ना एक और बात बताता हूँ, जो हुसैन कह रहे हैं कि जो पढ़ते हैं उसमें इंटरेस्ट हो जाता है। नहीं, अफसा कह रही है। अच्छा, इनिशियली आप मेंशन किया करें कि डोंट बी मास्टर ऑफ वन। हाँ, डोंट बी मास्टर ऑफ वन मैंने इसलिए मेंशन किया था कि ना एक स्किल को इस तरह नहीं पकड़ लेना कि भाई इसके अलावा मैं कुछ सीखूंगा ही नहीं, मुझे सिर्फ यही चाहिए और मैं सिर्फ यही सीखूंगा। ये जो माइंडसेट है ना, ये बड़ा खतरनाक माइंडसेट है आजकल के दौर में, ठीक है। वो इसीलिए खतरनाक है क्योंकि आपने एक स्किल को पकड़ लिया। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ एक फ्रंट एंड का, हमारे पास वो फ्रेमवर्क है, उसका नाम है, मुझे भूल गया। लेट्स सपोज कोई भी फ्रेमवर्क है, उस पर आप काम कर रहे हैं, वो फ्रेमवर्क खत्म हो जाता है या उसकी जगह कोई ऐसा फ्रेमवर्क आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इन है। अब जैसे रिएक्ट की, हाँ ये सिद्दीकी साहब ने बात की रिएक्ट की। अब रिएक्ट जो है ना, या रिएक्ट नेटिव जो है, अब जब रिएक्ट नेटिव आया ना, तो फेसबुक जैसी एप्लीकेशन ने भी ना अपनी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को नेटिव एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि फेसबुक इज ह्यूज, आप जरा नेट पे सर्च करें, मिलियंस ऑफ लाइन्स का कोड है, मिलियंस ऑफ लाइन्स, और कहना आसान है। और पूरे सिस्टम को रिएक्ट में क्या कहते हैं, रिएक्ट नेटिव में, नेटिव एप्लीकेशंस में कन्वर्ट करना इट्स अ ह्यूज टास्क।
ये अनबिलीवेबल सा लगता है, लेकिन ऑब्वियस बात है, दे आर वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने स्पेसिफिक इसके लिए जो है ना वो रिसोर्सेज एलोकेट किए, तो उन्होंने सारा इस पे काम किया। तो ये चीज़ जो है ना वो आप लोगों को देखनी पड़ेगी कि आप लोगों ने टोटली इस तरह नहीं करना कि एक पे जुड़ जाए और बाकी को बिल्कुल ही छोड़ दें। अच्छा, अगर तो क्योंकि 11 बजने वाले, 10 मिनट रह गए हैं, मेरा ख्याल है अगर किसी को इशू है तो मैं जल्दी जल्दी रैप अप कर देता हूँ सारा। लेकिन इन माय ओपिनियन आई हैव सम स्टफ। वैसे मेजर रोड मैप्स मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मेरे पास आगे जो आई जस्ट वांटेड कि यार वो डिस्कस होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों में से किसी को जल्दी तो नहीं है? इफ यू कैन मेक इट लाइक 10 to 15 मिनट्स अबव 11, तो कोई इशू तो नहीं है किसी को? Okay, I think people are interested. Okay, I'm more than happy. Okay. अच्छा, मिथ्स अबाउट क्यूए। अच्छा, अगर आप लोगों के माइंड में कोई मिथ्स है ना क्यूए के बारे में, तो मैं जरूर चाहूंगा आप लोगों के मिथ्स जानना, कि आप लोग ना कमेंट बॉक्स में मेंशन करें आप लोगों को क्या मिथ्स है। ये दिस इज अ वेरी कॉमन आस्क, मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस कि यार क्यूए तो ये होते हैं, क्यूए तो वो होते हैं। तो आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन करें। मुझे आई एम एक्सपेक्टिंग सम फनी आंसर फ्रॉम यू पीपल कि क्या क्या आप लोगों ने इस बारे में सुन रखा है। ओके, डजंट नो कोडिंग, QA is for extrovert people only, QA delays deployment timeline, okay, QA jobs are lower than developers, QA is chill job, okay, QA we check again and again for satisfaction, okay, this is fine. QA is for someone who like criticize a lot, okay, this is very खतरनाक है, ये खतरनाक सवाल है। QA means to pick out mistakes, okay, लोगों की गलतियां नहीं निकालनी होती यार, ये बात, ये आप लोग ना थोड़ा सा मिस्टेक ना करें। देखें क्यूए बड़े अच्छे लोग होते हैं, लोगों की गलतियां नहीं निकालते, बल्कि लोगों की गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं कि यार एवरीबॉडी कैन मेक अ मिस्टेक। तो क्यूए जो है ना वो इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं। एटलीस्ट मैं तो इस माइंडसेट के साथ काम करता हूँ कि यार लोग गलतियां कर सकते हैं तो उसको माफ करना सीखें। क्यूए को ये सोचना चाहिए। अच्छा, इसमें मल्टीपल आप लोगों के जो मिथ्स है ना उस बारे में हम बात करते हैं। कुछ मिथ्स मैंने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। टेस्टिंग इज इजी, टेस्टिंग इज बोरिंग, टेस्टिंग इज नॉट क्रिएटिव, टेस्टिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये वो मिथ्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा सुनने को मिलेंगे, जो मैंने अभी तक सुने हैं मेरे अपने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में, इवन अपने यूनिवर्सिटी टाइम में भी। तो लेस स्कोप इन पाकिस्तान फॉर क्यूए, ओके। Okay, have heard QA is a non-technical field as testing can be done by a normal person who doesn't know coding. Okay, इसका मतलब ये है कि हर कोई टेस्टर हो सकता है फिर। ठीक है जी, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, जो बंदा ये क्लेम करता है कि हर कोई टेस्टर हो सकता है, आए मेरे साथ जरा थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उन साहब को या साहिबा को ये समझाने की कि यार इतना आसान नहीं है। अच्छा, मैं आपको ना इस मिथ का सबसे बड़ा, ये जो एवरीबॉडी कैन टेस्टर ना, ये सबसे बड़ा मिथ है। उसकी रीजन ये है कि यूजुअली जब नॉन कोडिंग स्टफ की बात की जाती है तो लोगों को लगता है अच्छा कोडिंग नहीं है तो इसका मतलब है काम ही कोई नहीं है करने वाला। ऐसा होता नहीं है। उसकी रीजन ये है कि क्यूए के लिए ना एक माइंडसेट चाहिए। आगे एक स्लाइड आएगी, उसमें होगा कि व्हाई टेस्टर, लाइक व्हाई यू नीड टू बिकम अ टेस्टर, स्कोप्स वगैरह से रिलेटेड आपकी जो माइंडसेट है ना क्यूए का, डेवलपर का कभी वो माइंडसेट नहीं हो सकता। डेवलपर हमेशा इस माइंडसेट के साथ सोचता है अच्छा मुझे लेट्स सपोज लॉगिन पेज का मॉड्यूल मिला बनाने के लिए, मैंने लॉगिन फील्ड डालनी है, मैंने काम करना है, मैंने इसका पेज लगाना है, इसका मैंने इस पे मैंने चेक्स लगाने हैं। अच्छा, ईमेल का चेक होना चाहिए कि वो ईमेल ही हो, लाइक उसकी वैलिडेशन चेक होनी चाहिए, पासवर्ड की लिमिट होनी चाहिए, वो उसका चेक लगा दिया, दैट्स ऑल, खत्म। यहाँ तक डेवलपर का काम खत्म। और जब डेवलपर को नेक्स्ट मॉड्यूल मिलेगा ना तो शायद वो ये याद भी नहीं रखेगा कि उसने कौन सा चेक पीछे लगाया था और कौन सा नहीं लगाया था। जब क्यूए की बारी आती है उसको पूरा सिस्टम मिलता है ना जिसमें 4 मॉड्यूल्स इंप्लीमेंटेड है, तो वो क्या करता है, उसको नहीं गर्ज ऐसे कि कौन से डेवलपर ने क्या काम किया, उसको एक एक मॉड्यूल को स्क्रैच से टेस्ट करना पड़ता है। और क्यूए के लिए जैसे मैंने बताया आपको स्टार्ट में कि नॉलेज ऑफ द सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द क्यूए। इफ यू डोंट नो द सिस्टम, आप फारिग हैं, आप क्यूए हैं ही नहीं।
तो एक डेवलपर है या कोई भी डेवलपर है या इवन आपका टेक्निकल लीड है, इवन आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, बहुत बहुत सारे केसेस में मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, क्लाइंट एंड पे जब भी कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया जाता है ना, दैट इज प्रेजेंटेड बाय द क्यूए, नॉट बाय द डेवलपर, नॉट बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर, नॉट बाय द टेक्निकल लीड और एनी अदर पर्सन। उसकी रीजन ये होती है कि क्यूए इज द ओनली पर्सन जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज होता है और वो क्लाइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि अच्छा कौन सी चीज कैसे किस तरह काम करती है, ये इस तरह से होगा तो ये सिस्टम यूजर एंड से है, इस तरह यूजर करेगा तो ये सिस्टम जो है ना क्रैश भी कर सकता है, या ये हमने यूजर डिपेंडेंट चीज रखी हुई है, ये हमने हैंडल नहीं की हुई। अच्छा, इस चीज में पता क्या होता है, इस चीज में क्यूए को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। यस, क्यूए सोलली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्यूए टीम नॉट कोडर। अच्छा, क्वालिटी इंश्योरिंग का जो मामला है ना, इस बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ कोडर, ये सिर्फ ना क्यूए पे डिपेंड नहीं है। अगर आप इस बारे में किसी से भी डिस्कशन करेंगे ना, तो ये एक लंबी बहस है और उसका अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्यूए पे फेंक देंगे ना कि क्वालिटी इंश्योर वही करे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे, हमेशा कोई ना कोई चीज रह जाएगी। ठीक है, दिस इज नॉट द सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, फॉर द क्यूए। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, मूव करते हैं आगे, काफी चीजें आप लोगों को इस बारे में क्लियर हो जाएगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द क्यूए इंडस्ट्री। अब क्यूए इंडस्ट्री इतनी बड़ी है जिसमें से 4-5 मेजर रोड मैप मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स की हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, 31% प्रोजेक्ट्स कैंसल बिफोर कंप्लीशन एंड नेवर गेट यूज्ड। ये जो सर्वे है ना, ये मेरा नहीं है। दिस सर्वे इज डन बाय द स्टैंडिश ग्रुप, जिसका नीचे नाम लिखा है। मैंने स्टेरिक पूरी प्रेजेंटेशन में जहां जहां स्टेरिक यूज की, प्रेजेंटेशन में आपकी टीम के साथ शेयर कर दूंगा, करियर कनेक्ट वालों के साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि वो आप लोगों को शेयर कर दें। जहां जहां स्टेरिक है ना, वो टर्म्स आप लोगों ने सर्च करनी है। द स्टैंडिश ग्रुप सर्च कीजिएगा और इनकी रिपोर्ट्स पढ़िएगा। इन द स्टैंडिश ग्रुप इज एक्चुअली द ग्रुप वर्ल्ड वाइड जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डिलीवरेबल्स, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड रिसर्च करता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स जो है ना वो किस लेवल पे फेल हुए, क्यों फेल हुए, उनकी रेशो क्या थी, सक्सेस रेशो क्या थी, फेलियर रेशो क्या थी, ईच एंड एवरी स्टफ। तो यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट द फेलियर रेशो, रीजंस, किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, सबके बारे में आपको पता चल जाएगा। आई जस्ट सजेस्ट यू कि ये चीज़ आप जो है ना एक बार जरूर गो थ्रू करें। इसके अलावा ये जो क्या कहते हैं हमारे पास स्टैट्स हैं 31% के, ये स्टैट्स रिड्यूस होकर 21% पे आ गए थे इन 2018 सॉरी। ठीक है, तो ये हर साल इनकी रिपोर्ट आती है, ऑल्दो मे बी आपको शायद इनकी सारी रिपोर्ट्स ना मिले फ्री में क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स ऐसे पेड होती हैं, लेकिन यू विल गेट एन आइडिया। कुछ पुरानी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी तो आपको एक जो एक टेम्पलेट है वो पता चल जाएगा कि ये लोग काम किस तरह से करते हैं, ये जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट कुछ कोटेशंस हैं फॉर द क्यूएस जो मैंने बड़ा ढूंढ के निकाली हैं, और आई थिंक जो लोग क्यूए बनना चाहते हैं और उनको एक तरह से अप्रिशिएट करने के लिए या उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये कोटेशंस मैंने ऐड की हैं क्योंकि मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फैजान पूछा शुड coder QA be better than non-coder QA? I think Faizan, if you want to go for the coder QA, it would be more better option for you. आपके पास मैनुअल की ऑप्शन भी है, आप ऑटोमेशन भी करते हैं, तो आपके पास ना एक जिसको मैं कहूँगा ना कि एड ऑन स्किल से ना हमेशा आपका एक दरवाज़ा खुल जाता है। आप किसी भी फील्ड में है ना, एक स्किल ऐड करेंगे एक दरवाज़ा और खुल जाएगा। अभी मैं रिसेंटली आपको बताता हूँ, इस्लामाबाद में लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक टेस्टर्स मीटअप हुआ है। पाकिस्तान में पाकिस्तान PST है, पाकिस्तान टेस्टर्स कम्युनिटी है, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर कम्युनिटी से कुछ करती है। दैट कम्युनिटी इज इनिशिएटेड बाय वन ऑफ द कंपनीज इन पाकिस्तान जिसका नाम है कॉन्टोर सॉफ्टवेयर। इनके लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तीनों जगह पे ऑफिस है। तो वो टेस्टर्स मीटअप उन्होंने इस्लामाबाद में कंडक्ट किया, तो मैं गया तो नहीं, मैं किसी मसरूफियत की वजह से जा नहीं सका, लेकिन उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह मेरे तक पहुंची थी। तो उसमें मैंने एक पर्सन का इंटरव्यू सुना। That person has moved from development to the QA। और मैंने अपनी लाइफ में अभी तक ये पहला बंदा देखा है जो डेवलपर था और QA हो गया। किस वजह से हुआ वो वजह मैं आपको बताता हूँ कि उस वजह की वजह से मैंने पहला बंदा देखा, वरना तो अक्सर लोग डेवलपमेंट छोड़ के QA में आ रहे थे कि यार हमसे नहीं होती। वो इस वजह से नहीं आया कि हमसे नहीं होती, वो किस वजह से आया सुनिएगा।
उसने बताया, कहता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप क्यूए डेवलपर छोड़ के क्यूए में आ गए हैं। मैं उनको ये बताता हूँ कि मेरे पास अब 2 स्किल्स हो गई हैं, मुझे डेवलपमेंट भी आती है, मुझे क्यूए भी आता है, मुझे ऑटोमेशन भी आती है। मैंने स्किल ऐड ऑन किया, मैंने कुछ माइनस नहीं किया। अक्सर लोग माइनस करके आते हैं कि मेरे से कोडिंग होती नहीं है इसलिए मैंने क्यूए में जाना। कहता मैंने ये सोच के नहीं आया, मेरे पास डेवलपमेंट की स्किल थी, मैं क्यूए में आ गया, मेरे पास 2 स्किल्स हो गई। मैंने ऑटोमेशन सीख ली, मेरे पास 3 स्किल्स हो गई। तो एड ऑन स्किल इज ऑलवेज लाइक ना, ये आपको रिवॉर्ड करेगा, ये कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा। तो कुछ कोटेशंस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। और आई थिंक दिस इज अ ह्यूज हैट्स ऑफ टू द ऑल क्यूएस वर्किंग इन द इंडस्ट्री, एनीवन जो कि बनना चाहते हैं। तो फर्स्ट है कि सॉफ्टवेयर टेस्टर आर द अनसंग हीरोज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। दिस इज फ्रॉम मोगेट कोशके। एक तो गोरों के नाम अजीब अजीब से होते हैं, तो आप नेट पे सर्च करेंगे तो आई थिंक ये साहब आपको मिल जाएंगे। टेस्टिंग लीड्स टू फेलियर एंड फेलियर लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग। ये वही है कि भाई अक्ल जो है बादाम खाने से नहीं आती, तजर्बे करने से आती है। इसका मतलब अल्टीमेटली यही है कि जब आप टेस्टिंग लीड्स टू फेलियर, जब आप मुख्तलिफ तजर्बे करते हैं तो आप फेल होते हैं। जब आप फेल होते हैं तभी आपको समझ आती है अच्छा यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना था। तो टेस्टिंग करके जब आप डिफेक्ट्स निकालते हैं ना, देन यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा ये काम ऐसे नहीं होता, ये कैसे होता है, सिस्टम ऐसे नहीं ऐसे काम करता है। Then we'll have quality is never an accident, it is always the result of intelligent effort। जो मैंने आपको बात कही थी ना डीप डाउन वाली, और जो मैंने आपको बात की थी स्टार्ट में, जो पहली स्लाइड थी हमारी, जिस पे अगर मैं आपको बैक करके दिखा सकूं, इसमें हमारा अटेंशन टू डिटेल, द पॉइंट वाज अटेंशन टू डिटेल। तो ये अटेंशन टू डिटेल ही है जो आपके पास इसमें क्वालिटी इज नेवर एक्सीडेंट है ना, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ द इंटेलिजेंट एफर्ट। जो थर्ड कोटेशन है हमारे पास, दिस अटेंशन टू डिटेल। तो अटेंशन टू डिटेल हमेशा ना आपको एक इंटेलिजेंट एफर्ट से ही उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है। And the number 4 is testing is not responsible for the bugs inserted into the software more than the sun is not responsible for creating dust in the air। अभी किसी ने बात की थी कि only the QAs are the responsible of for the quality assurance। तो मैंने कहा था नहीं, ये उसका दूसरा आंसर है। टेस्टिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बग्स इंसर्टेड इनटू द सिस्टम। उसकी रीजन ये है कि सिस्टम में जो बग्स है ना, अगर आप लोगों में से किसी को टेस्टिंग के रूल्स का पता हो ना, द रूल्स, द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग, तो उसमें एक प्रिंसिपल ये है कि इट ऑलवेज फाइंड्स द डिफेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। टेस्टिंग जो है इस तरह का कोई उसका रूल है कि टेस्टिंग इट टू फाइंड द डिफेक्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये उसी से रेप्लिकेट करता है कि ये टेस्टिंग जो है ना, ये बग्स की जिम्मेदार नहीं है। जैसे सूरज के निकलने से मट्टी अगर उड़ेगी तो उसमें सूरज का कोई कसूर नहीं है ना। So the last one is the bitterness of the poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten। तो जब भी कोई बंदा ये कहता है ना कि यार टेस्टिंग इज एक्सपेंसिव, तो भाई फिर आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आप सस्ते में काम करवा लें, फिर बाद में आपका क्लाइंट भाग जाएगा, फिर आप पकड़ते जाइएगा कि मुझे एक क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर दे दो, मुझे एक बंदा ढूंढ दो। तो जो लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते ना, उस चीज़ों उन लोगों का फिर अपना एक माइंड सेट है। इंटरनेशनल रिलेशन स्टूडेंट्स के लिए कोडिंग कितनी ज़रूरी है यार। पहली बात तो ये है मैं इंटरनेशनल रिलेशन का बंदा नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ओके कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लीज स्टॉप। ओके QA should be involved in early stages of SE। yes QA should be involved, yes बिल्कुल। और सिस्टम प्रोवाइड रिक्वायरमेंट गैदरिंग, द QA engineer will be part of the requirement gathering। अच्छा सिद्दीकी आपने पूछा है रिक्वायरमेंट गैदरिंग की साइड पे ना, सो मैं आपको बता देता हूँ कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग में QA की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक और भी बात बता देता हूँ कि व्हेन यू विल गेट इनटू द इंडस्ट्री, तो आप देखेंगे देयर इज अ वेरी लीस्ट चांस कि बीइंग अ QA आपको रिक्वायरमेंट के टाइम पे इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, उसकी रीजन मल्टीपल्स हैं। कुछ लोग करते हैं, और जो लोग करते हैं मैं समझता हूँ उनकी ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है ना, वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाती है। या आप स्टैंडर्ड ग्रुप का सर्वे पढ़ेंगे ना, यू विल गेट एन आइडिया कि QA को स्टार्ट में इन्वॉल्व ना करने के कितने नुकसान होते हैं। और जो प्रोजेक्ट फेलियर्स है ना, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि QA को स्टार्ट में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। क्योंकि जो बग्स बाद में निकलते हैं ना, जब एप्लीकेशन बन जाती है और उसकी जब फिक्स होने के लिए वो स्टार्ट में साइकिल रिपीट करना पड़ता है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल शुरू से चलता है, तो आफ्टर ऑल पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये चीज़ जो है ना, ये इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए शुरू में इन्वॉल्व हो जाए तो बेहतर है।
कोडिंग इम्पोर्टेंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। अच्छा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो IR का स्टूडेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन में आप जो भी कर रहे हैं, स्टिल आप अगर CS में हैं या इस फील्ड में हैं तो ऑब्वियस बात है यू आर द रेलिवेंट वन। अगर आप कोडिंग सीख लेते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंस है, उसकी क्यों नहीं है आपके लिए। अच्छा, कोडिंग सीखना इज नॉट अ बिग डील। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरी बड़ी जान जाती थी कोडिंग से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है ना कि यार इट्स नॉट अ बिग डील, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कोडिंग सीखना। ठीक है, आपको सिर्फ ना एक स्क्रिप्ट चलाना है सबसे पहले, अगर वो सक्सेसफुल हो जाए फिर दूसरा चलाना है। फिर जब आप 10, 12, 15, 20 लिख लेंगे ना, फिर आपको चेक करना, अच्छा यार इनमें इंटीग्रेशन करके देखता हूँ क्या होता है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, स्टिल वी आर इन द इंडस्ट्री और हमारे पास जो 4-4 साल 5-5 साल के एक्सपीरियंस के साथ डेवलपर्स काम कर रहे हैं, जब भी 2 ब्रांचेस मर्ज की जाती है ना इंडिविजुअल फीचर्स की, तो इतने उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ना कि उनको सिर्फ बाज दफा कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के लिए पूरा पूरा दिन लग जाता है, आधा दिन लग जाता है। क्या कॉन्फ्लिक्ट्स की इंटीग्रेशन हुई है, 2 मॉड्यूल्स आपस में इंटीग्रेट नहीं ठीक से करे, एक का इम्पैक्ट दूसरे पे आ रहा है, दूसरे का पहले पे आ रहा है, पहले का किसी ऐसे मॉड्यूल पे आ रहा है जो कि 6 महीने पहले बना था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अल्टीमेटली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी आ रखी हैं। तो ये मसला नहीं है कि कोडिंग होती नहीं है, अगर कोडिंग में लोग आपके एरर आ रहा है तो दिस इज नॉर्मल, इंडस्ट्री में बैठे लोगों को आ रहा था, तो आप लोग अभी कभी स्टूडेंट्स। We are what are the like key skills and language we should be proficient in before applying for it? अच्छा, एज अ फ्रेश ना जैन, आप लोग, अगर मैं आपको कहूँ ना कि अगर आपने QA के लिए अप्लाई करना है तो आज की डेट में आप जावास्क्रिप्ट सीख लें। आई जस्ट से जावास्क्रिप्ट। हाँ, अगर आपने फ्यूचर आई थिंक काफ़ी जो है ना वो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। एंड जावास्क्रिप्ट अलोन इज अ वेरी हेल्पफुल, जो आपकी फ्रंट एंड ऑटोमेशन में तो बहुत अच्छा काम आएगा आपके लिए। इस ऑटोमेशन कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय AI इन फ्यूचर। अच्छा, ऑटोमेशन AI से रिप्लेस होगी कि नहीं? अच्छा निशा, पहली तो बात ये याद रखिएगा, ऑटोमेशन इटसेल्फ, जो AI है ना वो इटसेल्फ ऑटोमेशन है। AI इज नॉट वर्किंग बाय इटसेल्फ, AI इटसेल्फ ऑटोमेशन है। AI को ऑटोमेशन के थ्रू ही तो हमने AI बनाया है कि सिस्टम खुद से सारा कुछ कैसे कर रहा है, उसको ऑटोमेट किया तो वो कर रहा है ना। तो AI itself is a process of an automation, is a result of an automation. Automation AI से रिप्लेस टोटली इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि AI को बनाने के लिए भी तो ऑटोमेशन चाहिए, और वो AI को बनाने के लिए जो ऑटोमेशन चाहिए, इंजीनियर्स याद रखिएगा, जस्ट सर्च अबाउट इट। मैंने साइड में शायद मेंशन नहीं की, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, सर्च अबाउट दिस टर्म। इस टर्म का आपको याद रखना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में यू विल गेट मैनी पोजीशंस, यू विल सी मैनी पोजीशंस जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की होंगी। ठीक है, इस बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, अच्छा, राजा मंजर ने एक बात की, वे डोंट बिलीव इन फुलिश थिंग, QA इज नॉट इम्पोर्टेंट, जॉब्स नहीं है, ये भी नहीं है, सी अपॉर्चुनिटीज। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप अपस्किल कर रहे हैं ना अपने आप को, देखें हर फील्ड की ना अपनी अपनी जॉब्स होती हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ AI से रिलेटेड, क्योंकि आगे AI का पार्ट आएगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ मच इंपॉर्टेंट ईच फील्ड इज। और हमेशा ना एक फील्ड दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक अकेले की इंपॉर्टेंस है दूसरे की नहीं है। अच्छा, सिद्दीकी पूछ रहे हैं फ्रेश ग्रेजुएट स्किल। सिद्दीकी आप ना साइप्रस के ऊपर थोड़ा सा हैंड ऑन एक्सपीरियंस कर लें, क्योंकि इसको सेटअप करना भी आसान है, इसमें जावास्क्रिप्ट यूज होती है वो भी आसान है। तो एज ए फ्रेश ऑटोमेशन एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा रहेगा रादर देन यूजिंग द सेलेनियम। सेलेनियम इंडस्ट्री में इस वक्त ज़्यादा चल रहा है, लेकिन सेलेनियम आई गेस थोड़ा सा सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन येस इट्स मोर वास्ट यूजिंग इन द इंडस्ट्री। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आई गेस ये कोटेशन हो गए काफ़ी। अच्छा, वाई टेस्टर, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वाई टेस्टर प्रोडक्ट जो नॉलेज है ना, हमेशा याद रखिएगा वो डेवलपर के पास नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा और हो भी नहीं सकता। उसकी रीजन ये है कि डेवलपर बेचारा काम करे कि वो प्रोडक्ट नॉलेज रखे, वो प्रोडक्ट नॉलेज के चक्कर में मारा जाता है, वो उसके पास होता ही नहीं है। और QA ने क्योंकि पूरी डोमेन टेस्ट करनी है, सारा कुछ घुमाना है, बार बार एक एक चीज देखनी है, तो प्रोडक्ट नॉलेज के बगैर तो QA है ही नहीं। ठीक है,
तो प्रोडक्ट नॉलेज सबसे बड़ी जो है ना, वो आप ये समझें कि क्यूए की जो है ना वो एक पावर है या क्यूए का प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट इज थिंक लाइक एन एंड यूजर। एंड यूजर की तरह ना, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे अल्टीमेटली एंड यूजर ने तो यूज करनी है। एंड यूजर की तरह कोई भी नहीं सोचता। प्रोजेक्ट मैनेजर एंड यूजर की तरह क्यों सोचेगा? उसको तो प्रोजेक्ट मैनेज करना है। डेवलपर क्यों सोचेगा? उसको तो डेवलप करना है। आपका टीम लीड, टेक्निकल लीड क्यों सोचेगा? उसको तो क्यूए के सॉल्यूशंस के बारे में पता, क्यूए सॉरी डेवलपमेंट सॉल्यूशंस और जो सॉल्यूशन वाइज चीजें हैं कोडिंग में और फीचर डेवलपमेंट में, वो तो उसमें लगा हुआ बेचारा। तो अल्टीमेटली यूजर को, जिसको अपनी एप्लीकेशन डिलीवर करनी है, उसके बारे में तो किसी ने सोचना है ना, तो वो कौन सोचेगा भाई? वो क्यूए सोचेगा। तो उसकी तरह का माइंडसेट जो है ना, वो आपका डेवलप होता है। क्यूए कैन बी कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हमारे पास एस्टिमेशन देते हैं ना हम अपने, जब प्रोडक्ट डेवलप कर, कोई फीचर डिलीवर करना होता है, तो अगर क्यूए एस्टिमेट दे रहे हैं ना, अगर डेवलपर एस्टिमेट दे रहा है अपना, लेट्स सपोज 5 दिन का एक फीचर को डेवलप करने में, तो हमें एटलीस्ट 4 दिन का एस्टिमेट देना पड़ता है उसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप समझते हैं ना टेस्टिंग इजी है और ये बड़े आसानी से हो जाती है, तो शायद आई थिंक इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन, यू नीड टू चेंज इट। ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है, और अगर आप सिनेरियो मिस करेंगे तो ये यूजर एंड से लीकेज भी हो सकती है। इसको बग लीकेज भी कहा जाता है। यू कैन सर्च अबाउट इट, व्हाट्स द बग लीकेज। अल्फा बीटा टेस्टिंग है। अल्फा बीटा टेस्टिंग के बारे में आप सर्च करें, एक बेसिकली आप यूजर से करवाते हैं और एक आप खुद करते हैं। द सिस्टमेटिक वे फ्रॉम डेवलपर टू कस्टमर एंड यूजर। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे बनाना पड़ता है कि यार एक चीज डेवलपर से एंड यूजर को डिलीवर होनी है, तो ये किस तरह से होनी है। एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है आपको, यूआई का ध्यान रखना पड़ता है, फंक्शनैलिटी का ध्यान रखना पड़ता है। यू नेम इट एंड द QA इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्टफ। QA कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। ये बात मेरी याद रखिएगा, मार्क माई वर्ड्स। अगर कभी कल को इंडस्ट्री में आप जाएं, आप QA बने और वहां पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन ना हो, टेस्ट केसेस या तो बनते ना हो या इस चीज़ की प्रैक्टिस ना हो, तो आप कोशिश कीजिएगा आप इस चीज़ का इनिशिएटिव लें। ठीक है, कंपनी विल वेरी अप्रिशिएट यू। मैंने अपनी रिसेंट कंपनी में इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ में थोड़ी सी जो है ना वो मैं कहूँगा कि सुस्ती दिखाई भी थी। तो मैंने उनको रियलाइज़ करवाया कि यार इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अल्टीमेटली जब प्रोजेक्ट ग्रो करता है ना आपका, तो हु इज़ द डॉक्यूमेंटेशन। तो एक फनी मीम है, वो शायद मैंने भी कभी लिंक्डइन पे शेयर की थी, कि सीनियर्स जो है ना, जब नया फ्रेशी आता है ना, वो पूछता है व्हाट वेयर इज द डॉक्यूमेंटेशन, तो सीनियर्स उसे सारे कहते हैं वी आर द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट किया नहीं होता कुछ भी, तो सारे लगे होते हैं वी आर द डॉक्यूमेंटेशन। ये जो वी आर द डॉक्यूमेंटेशन वाली बात है ना, ये इट्स लाइक अ जोक, लेकिन ये अल्टीमेटली बहुत पैथेटिक सिचुएशन है। आपके लिए इतना मुश्किल हो रहा था ना जब आप ये कहते हैं कि वी आर द डॉक्यूमेंटेशन, इसका मतलब है यू आर नथिंग। आप नए फ्रेशी को समझाने के लिए एक पूरा बंदा साइन करेंगे कि चलो भाई बैठ के इसको गाइड करो कि सिस्टम कैसे काम करता है। दिस इज अ वेरी पैथेटिक अप्रोच, और ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ जगह चलती है, लोग चलाते हैं। तो इंडस्ट्री है, हर तरह का बंदा है, हर तरह की चीज़ है, तो उसमें अच्छा इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके साथ मैंने स्टाइल इसलिए लगाया कि यू हैव टू सर्च अबाउट इट। अगर आप जाना चाहते हैं ना AI बेस्ड टेस्टिंग में, तो आप ज़रूर इस पर सर्च कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक बात मेरी याद रखिएगा कि AI विल नॉट रिप्लेस यू, बट द पर्सन यूजिंग ठीक है। और इस चीज़ को मैंने आपके रोड मैप में क्यों नहीं डाला, यू विल फाइंड पोजीशन ऑफ AI टेस्टर, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। इवन इनफैक्ट इंटरनेशनली भी ये चीजें अभी प्रॉम्प्ट टेस्ट इंजीनियर, ये टर्म्स इस्लाम इंट्रोड्यूस में, उसके माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के पास भी शायद इस तरह के लोग, तो एकदम से लोग आप चाहते, सिंपल सी बात है ना। तो जैसे मैंने आपको अपस्किलिंग की बात की ना, कि अगर आप अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं, तो यू विल गेट द रेलेवेंट इनटू द मार्केट। आपको अच्छा पे भी किया जाएगा, आपकी वैल्यू की भी कदर की जाएगी, आपकी स्किल्स को भी सराहा जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन एज सुन एज यू
जस्ट नॉट वैल्यू द अपस्किलिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये एआई का ना एक छोटा सा रोड मैप है, और क्योंकि एआई टेस्टर पाकिस्तान में अभी तक कोई स्पेसिफिक है नहीं, तो इसलिए मैंने एक बेसिक सा रोड मैप बना रही है कि जो बेसिक इसमें चीज़ें होती हैं। एआई एंड मशीन लर्निंग इनहेंस आपको करेगा प्रोसेसेस को, टेस्टिंग को इनहेंस करेगा। एआई पावर टेस्ट केसेस क्रिएशन, अच्छा एआई पावर टेस्ट केस क्रिएशन जो है ना, ये तो मैं भी कर चुका हूँ। मेरे पास, हम लोग जिरा यूज़ करते हैं, तो उसमें हम एक टूल है इंटीग्रेटेड, हम लोगों ने वो इंटीग्रेट किया हुआ है। उस टूल का आई गेस नाम है शायद AIO टेस्टिंग टूल है। आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग दैट नेम, बहरहाल इस तरह का कोई नाम है, आप सर्च कर लीजिएगा। तो वो ना आपके जिरा के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो उसमें अगर आप उसको यूजर स्टोरी दें ना, अभी यहाँ पे किसी भाई ने बात की थी, मुझे यूजर स्टोरी याद आ गई। आई गेस वो बंदा कौन था यार, पता नहीं मुझे किसने बात की थी, यूजर स्टोरी से रिलेटेड है। तो उसको आप यूजर स्टोरी दें, तो वो आपको उस यूजर स्टोरी के टेस्ट केसेस जनरेट करके दे देगा पूरे के पूरे, ठीक है। तो एआई बेस्ड टेस्ट केस जनरेशन जो है ना, ये तो चल रही है। उसके बाद एआई क्या करेगा, डिफेक्ट प्रेडिक्शन कर देगा आपकी स्टोरी की बेस पे। एआई ड्रिवन बग रिपोर्ट्स आ जाएंगे, रिपोर्टिंग के आपने सिस्टम ने खुद ही जो है ना, yes, Jira is a platform for project management if someone doesn't know about this. So वो टेस्ट केस जनरेट कर देगा, आपकी रिपोर्टिंग कर देगा, और उसके अलावा एफिशिएंटी और एक्यूरेसी तो ऑब्वियस बात है एआई की वजह से बढ़ जाती है। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर एआई को मैनेज नहीं करेंगे ना आप ठीक से, तो इसकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ने की बजाय ना कम हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमंस ने मैनेज करना है ना। इसके अलावा है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन तो होती है भाई, एआई रख लिया आपने, 4 बंदे निकाल दिए, पैसे तो कम होंगे, लेकिन 4 बंदों की वजह से अगर आपका ये ठप हो गया ना बाद में, तो भाई बड़ा भारी नुकसान भी होगा। तो इसलिए अभी एआई को यूज करें, लेकिन इस पर डिपेंडेंट कभी ना हो, हमेशा डिपेंडेंट ऑन योर स्किल्स। बाकी इस बारे में थर्ड पॉइंट पे मैंने एक्सप्लोर योरसेल्फ लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो एआई टेस्टर हो, ना लिंक्डइन पे, ना कोई गोरा, ना कोई। तो जस्ट सर्च अबाउट इट कि इसके जो रोड मैप है इन टर्म्स ऑफ द फील्ड वो क्या होता है। Okay, this is all from my side, and I am just open to questions.